talk show Cook Speaks, a talk with producer, director, screenwriter and author, Mr. Vivek Ranjan Agnihotri. साहब, ये विवेक अग्निहोत्री के जितने टॉक शोज हुए हैं, इसमें भोपाल के बैकग्राउंड का कहीं जिक्र नहीं है. And very few people know about his father. I think majority of you sitting here won't be knowing about his father, Dr. Prabhu Dayal Agnihotri साहब. Abhi Vivek posted a small photograph in the social media where he showed a small hut, टपरा था, जिसमें इनके पिताजी रहा करते थे. He had posted in the social media. From that small tapra and small village, his father became one of the most eminent Sanskrit scholars of Madhya Pradesh and also the Vice Chancellor of Jabalpur University. And that was the time. So ladies and gentlemen, give a big hand. I'll invite now Mr. Vivek Agnihotri. विवेक से चालू करता हूँ. I've been following up Vivek quite consistently over the years. He's been very strong about his views. Maybe it is the social culture or the economic front of India. You have been very consistent. पर जो reaction time था आपके views का, जैसे आप social media में वर्ष 2007 से काफी सक्रिय हुए. That is the time the people reaction to your social media posts were little less. Then you went up the success ladder. You got booked in a traffic jam. आपके reactions बढ़ गए. फिर आप और आगे बढ़े. आप आज के अंदर पहुंचे. तो reaction और बढ़ गए. फिर जब आपने धमाका किया कश्मीर फाइल से, तो आपका हर reaction का reaction आता है. अब उसमें 90% positive होता है और 10% negative भी होता है. क्या करेंगे? So I wanted to ask you, Vivek, success. As I gave you the background of Bhopal and the friends and your father, especially your father. What is success for Vivek Agnihotri? How would you define success? अब ये ऐसा सवाल है जो इसका जवाब मिल जाए तो आदमी सक्सेस ना. पर मैं अभी यूनिवर्सिटी में था, वहाँ एक लंबा इसी विषय पे बोल के आया और पिछले कई सालों से हिंदी में बोलूँ इंग्लिश में बोलूँ, मैं दोनों में काम जैसा आप लोग Maybe English. हाँ तो देखिए, मैं शुरू मेरी भी जिंदगी वैसी हुई जहाँ पे आपको एक सक्सेस की डेफिनेशन बता दी जाती है. आपको बोल दिया जाता है कि ये सक्सेस है और सारी जितने लोग हैं आप देखिए दुनिया में अमूमन 99% लोग उसी सक्सेस के पीछे अपनी जिंदगी बिताते हैं. आप किसी से पूछे दिल में ईमानदारी से कि सक्सेस क्या है, तो आपके बच्चे के लिए क्या सक्सेस है? पढ़ लिख के भाई बड़ा हो जाए, काबिल हो जाए. काबिल का मतलब नौकरी कर ले और फिर शादी कर ले, उसके बच्चे अपनी पढ़ के कुछ आगे बढ़ जाएं. और हम जनरली सक्सेस को पैसे से, जमीन से, जायदाद से, चीजों से तौलते हैं. पर मुझे कहीं मेरी अपनी जर्नी है. मैं भी इसीलिए भोपाल से बाहर निकला कि सक्सेस कहीं और होगी. फिर लगा ये सक्सेस अमेरिका में होगी, वहाँ गया. फिर लगा नहीं कहीं और होगी. और जीवन हम सारा ऐसे गुजारते जाते हैं. लेकिन असली सक्सेस क्या है? असली सक्सेस मुझे जो लगा, मैं अपनी डेफिनेशन बता रहा हूँ. मैं जनरली वो बातें नहीं करता हूँ जो किताबों का नहीं. मैं आज भी थोड़ी देर पहले ही स्टूडेंट्स को यही बता रहा था कि हमें ईश्वर ने दो बहुत बड़े गिफ्ट दिए. एक सांस लेने का और दूसरा टू बी क्रिएटिव. जानवर जो है वो क्रिएटिव नहीं होते, सिर्फ इंसान एक ऐसा है जो क्रिएटिव होता है. और क्रिएटिविटी को भी हम लोगों ने आज ये कर दिया है. अच्छा, आप में से कितने लोग यहाँ क्रिएटिव हैं बताइए? हाथ उठाएं. देखिए, अफसोस की बात यह है कि हमारे दिमागों को ऐसा कंडीशन कर दिया गया है हम लोगों को, और ये सीखने के लिए हम पैसे लेते हैं स्कूल और कॉलेज में. हमें क्रिएटिविटी जो है वो भगवान से गिफ्ट मिलती है. और उसके बाद हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं और वहाँ को कंडीशन करके एक ओबीडिएंट लॉयल वर्कर बना देते हैं. और हमें सिखा दिया जाता है कि आप क्रिएटिव नहीं हैं. और जिन लोगों ने हाथ उठाए हम क्रिएटिव है, मैं गारंटी करता हूँ वो या तो पेंटिंग करते होंगे, या गाना गाते होंगे, या म्यूजिक करते होंगे, या थिएटर करते होंगे, या सिलाई करते होंगे. इसलिए अपने क्रिएटिव समझते हैं. जबकि पेंटिंग, म्यूजिक,
कढ़ाई बुनाई ये क्रिएटिव आर्ट्स नहीं, ये क्रिएटिविटी नहीं है, ये स्किल्स है। म्यूजिक बजाना, हारमोनियम बजाना एक स्किल है जो सीखा जा सकता है। क्रिएटिविटी आपका अपना इमेजिनेशन है, और वो ये है कि आप अपनी लाइफ, हर चीज दुनिया में किसी पर्पस से आई है। आपकी बॉडी का एक एक सेल आपकी बॉडी में किसी पर्पस से, किसी कारण से, आप भी यहाँ किसी कारण से हैं, हम और आप सब हम किसी पर्पस से। उस पर्पस को रियलाइज करना और जो पूरी दुनिया की कंटिन्यूअस जो एक क्रिएटिव साइकिल है उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करना, आई थिंक दैट इज क्रिएटिविटी। और ये पावर बच्चों में होता है। हम पैदा होते हैं तो बच्चों के अंदर होता है। आप 3-4 साल के बच्चों की क्रिएटिविटी देखिए। अब तो आजकल जो मॉडर्न मैनेजमेंट कंपनीज है, जो बहुत बड़े-बड़े कॉर्पोरेशंस हैं, जब किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो दे गो टू स्कूल्स, प्राइमरी केजी, केजी 1 2 के स्कूल्स में जाते हैं, और अब वो भी बात बनती तो और भी छोटे बच्चों के पास जाते हैं और बहुत बड़े-बड़े सॉल्यूशंस वहां से मिलते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि जो सक्सेस है बेसिकली इज टू रियलाइज द पर्पस ऑफ योर लाइफ, जिसको हमारे यहाँ इंडियन भारतीय परंपरा में जिसको हम धर्म बोलते हैं। धर्म का मतलब वो नहीं है जो आमतौर पर लोग समझते हैं। धर्म का सीधा सा मतलब ये है कि आपका एक पर्पस है जो आपके लिए राइटियस है, और उसको फॉलो करना, आई थिंक दैट इज सक्सेस। और ये बहुत मुश्किल से हर किसी के बस का भी नहीं है उस पर जाना है, टू अंडरस्टैंड। आई थिंक मैं भी एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, हाइपर कंज्यूमरिज्म में फंसा हुआ था। वही मैं भी एडवर्टाइजिंग कर रहा था जब मैं बॉलीवुड ज्वाइन किया, तो भी यही कि ये चलता है, ये बनता है, ये बॉक्स ऑफिस है, ये स्टार्स हैं, ये फेम है, ये सब कुछ। बट एक टाइम आया जब मुझे लगा कि मैं यहाँ क्यों? क्या इसलिए कि वो कहानियां सुनाने के लिए जो लोग सुनना चाहते हैं, वही पुरानी कहानियों को रीपैकेज करके लोगों को दिखाना, फिर वो तो एक मदारी के खेल जैसा हो गया, फिर वो एक सर्कस जैसा हो गया। रोज शाम को 6 बजे के शो में लोग इधर से उधर कूद रहे हैं, कलाबाजी कर रहे हैं। आई रियलाइज कि मेरा जो पर्पस है, मेरा जो यूनिक पर्सपेक्टिव है दुनिया को, जो सिर्फ मैं ही जानता हूँ, जो मेरा ही परसेप्शन है, जो मेरा एक्सप्रेशन है, वो कहानियां लोगों तक ले जाना। और अगर वो लोगों की जिंदगी में कुछ असर कर सके, लोगों की जिंदगी को बदल सके, तो आई थिंक दैट वुड बी सक्सेस। और मैं उस रास्ते पे निकला, और अब लगता है थोड़ी बहुत सक्सेस यहीं पे मिली। Any particular success incidents correlated with your father? कोई ऐसी सीख आपको जीवन में मिली जिससे आपके दिमाग में, ज़हन में कोई चीज फंसी सक्सेस के बारे में पिताजी के कारण? देखिए, मेरा जीवन कब बदला? मैं उनके साथ ही रहा सारी जिंदगी, और जैसे बाप और बेटों के रिश्ते होते हैं वैसे ही हमारा भी था। और मुझे पता था कि हाँ, काफी उन्होंने अचीव भी किया है, काफी उनका आदर सम्मान है। लेकिन जनरली जब पिता ज्यादा शोहरत वाले हों तो बच्चे रिबेलियस हो जाते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं। और मैं पूरी तरह से एडमिट करता हूँ, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो है दुनिया की, मैं भी उसकी रेस में, रैट रेस में लगा हुआ। मेरी जिंदगी बदली व्हेन ही डाइड। जब मैं यहाँ पे आया 2008 की बात, तो जब उनकी डेथ हुई तो जो शमशान घाट, और वहाँ पे तमाम लोग आते हैं जो उनको जानते हैं, और नाम की यहाँ जो सिस्टम है हमारे यहाँ, कुछ कुछ बोलते हैं कि वो 95 साल के थे। कोई ऐसा भी नहीं था मेरे दिल में जैसे जवान बच्चे के पिता चले जाए तो एक जो एकदम जो सदमा लगता है वैसा भी नहीं था। मुझे पता था 95 साल के, मुझे पता था कभी ना कभी मुझे भी जाना है, और मेरी भी उम्र तब हो चुकी थी 40 के ऊपर, तो मैं भी मैच्योर। लेकिन जितने लोग वहां आए थे, काफी लोग आए थे, हर आदमी ने एक एक दो दो मिनट जो बोला, उसमें एक बात सबने बोली, चाहे वो आईएएस ऑफिसर थे या मंत्री थे या कहीं किसी विभाग में क्लर्क थे, चंदा कि किसी ने बोला आचार्य जी ने, किसी ने बोला डॉक्टर साहब ने, किसी ने बोला पंडित जी ने, किसी ने बोला बाबू जी ने, सबने एक बात जरूर बोली कि उन्होंने मेरी उंगली पकड़ी और मेरा जीवन बदल दिया। एक कोई व्यक्ति था, उसने कहा मैं सामने पत्थर तोड़ता था, घर के सामने वो सड़क बन गई थी उसमें, और मैं सिर्फ पानी पीने के लिए वहां आता था, और उन्होंने मुझे बैठा बैठा के पढ़ा के मेरा जीवन बदल दिया। और तब मुझे समझ में आया कि ये है असली सक्सेस। जब हम किसी की जिंदगी में कंट्रीब्यूट करते हैं तो उसका जो फल मिलता है वो इतना अद्भुत होता है, जो जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस चलता है, और इसी को लेगेसी बोलते हैं, इसी को हेरिटेज बोलते हैं। यही वो हेरिटेज,
एंड दैट चेंज माय लाइफ। और उसी दिन मैंने सेम डे जब मैं यहाँ से लौट के गया, मेरी पत्नी पल्लवी, मैंने कहा पल्लवी मुझे अपनी लाइफ का एक पर्पस मिल गया। और दैट डे मेंटली आई रिजाइन फ्रॉम बॉलीवुड एंड ऑल दोस थिंग्स। मैंने कहा मैं वही काम करूंगा जिससे किसी की जिंदगी में कुछ असर पड़ सके। मेरे रिश्ते, जो मेरे वर्कर्स थे, मेरे साथ लोग थे, दोस्त थे, उनसे बदल गए। मेरा पूरा सोचने का नजरिया बदल गया। एंड सिंस देन मैं कोशिश यही करता हूँ कि अगर मैं किसी के संपर्क में आऊँ, अगर मैं किसी से मिलूँ, तो या तो उससे मेरी जिंदगी में कुछ फर्क पड़े, या मेरी जिंदगी से उसकी जिंदगी में कुछ फर्क पड़े। अदरवाइज रिश्ता क्या है? रिश्ता बैठ के सिर्फ गॉसिप करना ही नहीं, यही एक रिश्ता है जो गिव एंड टेक से बनता है। और अगर ईमानदारी से देखें, यही रिश्ता हमारा मदर नेचर के साथ है, गिव एंड टेक। I knew the small incident about your father, so therefore I was trying to correlate the success for you. So which you rightly said, that is what you actually said, this is success. जब आदमी की मृत्यु होती है, तो जो सम्मान उसको मिलता है, वो success है। Any good incidents about your ad agency life, your struggles in Delhi? You made some lovely ad films on Gillette, on Coca-Cola. Your Doordarshan you created a lot, and then you went to Bombay somewhere in 2000. Yeah, so actually मैं भी यहाँ पे जो 10वीं 11वीं में जिस तरह से, या कॉलेज में जो होता है एक दिशाहीन, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, प्रेशर की अपनी नौकरी भी करनी है। और उस जमाने में थोड़ा अलग था, सिंपल लाइफ थी, माँ बाप के पास इतना पैसा भी नहीं होता था, तो थोड़ा सा इनसिक्योरिटी काफी होती थी। ये बैठे हमारे मित्र यहाँ पे, हम सब ने मिलके, जिसको भोपाल में पटियाबाजी बोलते हैं, हम सब लोगों ने किया है। कुछ नहीं पता था क्या होगा, बस ये था किसी तरह से भोपाल से बाहर निकलना है। तो हमारे एक मित्र थे प्रेम खत्री, जानते हैं आप उनको? प्रेम खत्री को आने वाले। तो प्रेम खत्री बाद में वो आए, प्रोग्राम में भी गए पढ़ने, और काफी उन्हें अच्छा सक्सेसफुल हुए। तो उसने मुझे बताया कि वो दिल्ली जा रहा है कुछ दिनों के लिए। मैंने कहा गर्मी का वक्त था, तो मैंने क्यों जा रहा हूँ? कहता है एक एग्जाम देने जा रहा हूँ, वहाँ पे IMC एक इंस्टीट्यूट है, उसका एग्जाम दे रहे हैं। मैंने किस चीज का? तो उसने बोला एडवर्टाइजिंग। और मुझे एडवर्टाइजिंग के बारे में ज्यादा पता नहीं था। भोपाल में अमूमन हर आदमी को ये लगता था एडवर्टाइजिंग मतलब दीवारों में जो लिख देते हैं घड़ी साबुन खरीदो और ये सब खरीदो। तो हमने कहा हमें क्या फर्क पड़ता है, कहते एग्जाम है, चलो इस बारे घुमाएंगे, कॉम्पिटिशन है, घर वालों को भी सुनने में अच्छा लगता है, लड़का पीटी में फेल हो गया, IAS में भी फेल हो गया, तो चलो कोई एग्जाम देने जा रहा है, किसी कॉम्पिटिशन में जा रहा है, कुछ होगा, इस बार दिल्ली घुमाएंगे। तो हम 2-4 दोस्त सुधीर करेंगे थे उनमें, हम 4-5 हमारे जो दोस्तों का ग्रुप था, हम सब लोगों ने उसमें अप्लाई कर दिया। और घर से इस बहाने गर्मी की छुट्टियों में जाने का मौका मिलेगा, और हम चले गए। सबसे बड़ी समस्या आपने जो पूछी वो ये थी कि हम सब एक हिंदी मीडियम के लोग थे, हम केंद्रीय विद्यालय में पढ़े हुए, तो हिंदी मीडियम में था। कॉलेज भी जो था MBA, वहाँ भी सब हिंदी में ही बातचीत होती थी, तो ज़्यादा अंग्रेजी वगैरह नहीं आती थी। भोपाल के थे, भोपाल के तौर तरीके अलग थे, दिल्ली के तौर तरीके अलग थे। पर पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, उस एग्जाम में 5000 लोग बैठे थे, 25 लोग का सिलेक्शन होता है, और मैं उसमें टॉप कर गया। कैसे हुआ ये मुझे आज तक नहीं पता, शायद जनरल नॉलेज अच्छी नहीं। भगवान जब कोई एक चीज आपको नहीं देता है तो दूसरी चीज कॉम्पनसेट कर देता है। तो उस वक्त हम लोग न्यूज़पेपर बहुत पढ़ते थे, पॉलिटिक्स वगैरह में काफी घर में बातचीत भी होती थी। दोस्त लोग भी, जब हम लोग जो गॉसिप थी हमारी, गॉसिप जनरली समाज से जुड़ी रहे, तो शायद हो रहा होगा। तो जब मैं वहाँ गया, एडवर्टाइजिंग ज्वाइन की मैंने, और लगातार एक जो भारत में एक मिडिल क्लास स्मॉल टाउन लड़के लड़कियों का जो एक संघर्ष है, मैं हमेशा कहता हूँ कि भारत के अमूमन 98% जो लोग, चाहे वो तमिलनाडु से हो, चाहे असम से हो, चाहे हिंदी क्षेत्र से हो, उनकी आधी जिंदगी अंग्रेजी से लड़ाई लड़ने में लग जाती है। ये बहुत लोग इस बात को नहीं समझेंगे, क्योंकि आजकल सब अपने बच्चों को कॉन्वेंट में भेजते हैं बड़े शहरों में, और ये तो बहुत अपर मिडिल क्लास के लोग यहाँ बैठे। पर आप एक मिडिल क्लास फैमिलीज की अगर कहानी देखें, आपको हिंदुस्तान में हर आदमी एक ही शिकायत करता हुआ मिलेगा कि अगर हमें अंग्रेजी आती तो आज हम कहीं और। ये दुर्भाग्य है इस देश का, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, और ये मैंने बहुत करीबी से इस बात को समझा है। एडवर्टाइजिंग में जब मैंने ज्वाइन किया, तो चूंकि इंग्लिश नहीं आती थी, तो उनको लगा इसको इंग्लिश नहीं आती है तो ये क्रिएटिव तो हो नहीं सकता है बंदा, इसको क्या क्रिएटिविटी आती होगी।
तो इसको हिंदी ट्रांसलेशन में बैठा दो। और ओलिवियर मैथर जब मैं बॉम्बे गया काम करने, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम हिंदी डिपार्टमेंट में चले। हिंदी डिपार्टमेंट मतलब अंग्रेजी वाले पहले कुछ लिखेंगे, उसके बाद हिंदी वालों के पास जाएगा और वो उसको ट्रांसलेट करेगा। तो जब मैं गया तो वो एक छोटा सा कमरा था, इतनी आलीशान वो ऑफिस, एडवर्टाइजिंग ऑफिसेस अलग ही तरह के होते हैं, तो उसमें एक छोटा सा जैसे आप आउट हाउस बना देते हैं, और वहां पे तमाम पुराने कागज, फाइलें, न्यूज़पेपर भरा हुआ है, और वहां पे एक या दो लोग बैठे हुए जिनको देख के दया आ जाए। वो बैठे हुए अपना बिना फिल्टर की सिगरेट पी रहे थे, और कुछ काम आपको तो नहीं, खिड़की तो खुली हुई थी और वो सिगरेट पी रहे थे। बाकी जगह एयर कंडीशन की खिड़कियां नहीं थी, उसमें यही एक कमरा था जहाँ खिड़की थी खुली हुई, और जो एयर कंडीशन रूम वाले थे वो भी यहाँ पे सिगरेट पीने आया क्योंकि यहाँ खिड़की खुली हुई थी। और ये मत भूलिए वहाँ खिड़कियां बंद थी, तो जहाँ खिड़कियां बंद थी वो लोग क्रिएटिव काम कर रहे थे, जहाँ खिड़कियां खुली हुई थी वो लोग क्रिएटिव काम नहीं कर रहे थे। लेकिन प्रतिभा प्रतिभा होती है, और बीज में अगर ताकत हो तो पत्थर को तोड़ के निकलता है। तो जब वो इंग्लिश वाले लोग सिगरेट पीने वहां पे आते थे, तो कई बार वो उलझन में होते थे कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, और करते रहते थे, कई बार बात भी करते थे। तो ऐसी बात करते करते कोई प्रॉब्लम की बात कर रहे होंगे, तो पीछे से बहुत यंग था, भोपाल का भी था, और वो बहुत उस जमाने में दूर स्कूल के, आप देखिए राजीव गांधी के साथ जो लोग जुड़े थे उनमें बहुत सारे वो रूबी वगैरह सब वो एडवर्टाइजिंग के थे, ये सब दूर स्कूल, ऑक्सफोर्ड और सब जगह से आए थे, इनके तौर तरीके अलग थे, ये बिना फिल्टर की सिगरेट पीते थे, वो लोग पाइप पीते थे। तो बड़ा एक जमीन आसमान का अंतर था विचारधाराओं में, दृष्टिकोण में, दुनिया को देखने के नजरिए में। लेकिन जो एक छोटे शहर के लोगों की जो एक नेटिव इंटेलिजेंस होती है, वो उसको एक मौका अगर मिल जाए तो वो विश्व को बदलने की काबिलियत रखती है। और इस दुनिया में जितने बदलाव आए, ये प्रॉब्लम अमेरिका वगैरह में थी, जितने बदलाव आए हैं, जितनी क्रिएटिविटी है, ये सारी की सारी आप देखिए नेटिव इंटेलिजेंस वालों की है, ये मैन्युफैक्चर्ड इंटेलिजेंस वालों की नहीं है। लेकिन मुझे कभी इस बात का ना तो शर्म आई, ना मुझे इस बात का कभी कॉम्प्लेक्स हुआ कि नहीं मुझे ये नहीं आता, और आज भी नहीं है। ये एक कॉन्फिडेंस था, या आप जो भी बोले सेल्फ कॉन्फिडेंस था, तो वो कहीं एक प्रॉब्लम लेके आया, तो उसका मैंने एक सॉल्यूशन बताया, और जो वाकई में सॉल्यूशन बन गया और उस ब्रांड को बहुत फायदा हुआ। तो उन्होंने अलग नजर से देखा, उन्होंने कहा ये कैसा आदमी है, तो जीन्स भी नहीं पहनता है, इसके पास तो वॉकमैन भी नहीं है, इसको इंग्लिश भी नहीं आती है, इसके पास आइडिया कैसे। लेकिन उसके बाद उनका भी नजरिया बदला, और आप यकीन नहीं करेंगे आज एडवर्टाइजिंग में जितने भी ग्रेटेस्ट माइंड्स हैं वो सारे हिंदी मीडियम के पढ़े हैं, चाहे वो प्रसून जोशी हो, चाहे प्रसून पांडे हो, चाहे पीयूष पांडे हो। इन लोगों ने सारा नजरिया बदल दिया, ये फेविकॉल की एडवर्टाइजिंग सारी हिंदी की, अपने भारत के राजस्थान के चित्र और ये सब ला के एडवर्टाइजिंग में एक नया बदलाव लेके आए, और आज ये हालांकि उल्टा ही हो गया। अगर आप लोग ढूंढते हैं कि अच्छा हाँ भाई इसको इंग्लिश नहीं आती, जरूर कुछ जानता हो। तो दैट एक्चुअली चेंज माय लाइफ। उसके बाद जब कोका कोला इंडिया आया, तो उसको लॉन्च करने का मैं उसकी कोर टीम में था, जब 3-4 लोगों की जो कोर टीम थी उसमें था, और उसने काफी मेरे को, क्योंकि कोका कोला क्या ये अमेरिकन कंपनी बहुत रिसर्च पे, बहुत ज्यादा रिसर्च पे फोकस है। कोका कोला और जिलेट के दो प्रोडक्ट्स हम लॉन्च कर रहे थे, और उसके लिए भारत के गांव-गांव, कोने-कोने में जो कंज्यूमर्स हैं उनका बिहेवियर क्या है, उनकी साइकोग्राफिक्स क्या है, महिलाएं कैसे परचेज करती हैं। तो मुझे आज भी मुझे पूरे भारत में आप किसी गांव या शहर का नाम लीजिए, मुझे एग्जैक्टली पता रहता है यहाँ कहाँ है, यहाँ के लोग क्या हैं, इसकी डेमोग्राफी क्या है, इसके साइकोग्राफिक क्या, वहाँ के लोग कैसा बिहेव करते हैं। तो उससे मुझे जिंदगी में इतना ज्यादा फायदा हुआ कि वो रिसर्च जो है वो मेरी बैकबोन बन गई। इसीलिए आप देखिए पिछले 10 साल से जितनी हमने फिल्में बनाई हैं, वी आर ऑल रिसर्च बेस्ड हम फिल्म बना रहे हैं, आगे भी वही कर रहे हैं, और पूरे भारत में हजारों प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं, वी आर द ओनली प्रोडक्शन हाउस व्हिच इज अ 100% रिसर्च बेस्ड प्रोडक्शन हाउस। और उसके कारण आई एम बीइंग एबल टू चेंज, जिस
तरह से सिनेमा इंडिया में बनता है पूरा चेंज किया हमने। ये अकेली एकमात्र बॉलीवुड एकमात्र पूरे विश्व में एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसका R&D का बजट 0%, मतलब 0 पैसा, 1 पैसा R&D पे कहीं खर्च नहीं होता। यहाँ बैठिए अपन ऐसे पूछ लीजिए, ये नेशनल अवार्ड जीता है इसने फिल्म मेकिंग में, तो 1 पैसा खर्च नहीं करते। हमने आके पूरा ट्रेंड चेंज किया और अभी तक किसी ने यकीन नहीं किया था क्योंकि सब लोग सक्सेस को पैसे से ही तोलते हैं। तो कश्मीर फाइल्स की जब इतनी बड़ी सक्सेस हो गई तो आज बड़े-बड़े स्टूडियोज, अमेरिकन स्टूडियोज, प्रोडक्शन हाउसेस ये बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से रिसर्च को यूज किया जाए अपनी फिल्म में। तो ये एडवर्टाइजिंग अंग्रेजी ना आने का फायदा भी है और पर मैं इसका क्रेडिट बहुत धुमाल को भी दूंगा। अंग्रेजी नहीं आने के बहुत सारे फायदे अब तो लग रहा है, पर इसमें क्रेडिट भोपाल का भी है। और अब तो मैं बिल्कुल मानता हूँ और मैं बहुत इस पे काम भी कर रहा हूँ, मेरी 2 बुक्स आ रही हैं, मैंने इस विषय पे लिखी है। देखिए सबसे बड़ा टीचर इस दुनिया में अगर कोई है तो वो है प्रकृति, मदर नेचर। आज जो बच्चे हैं, मेरे ही बच्चे जो हैं, प्रकृति के नाम पे सिर्फ लॉन जानते हैं या कभी छुट्टियों में चले गए 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए, तो दूर से देखते। 2 चीजें होती हैं, एक है आप कार में बैठ के प्रकृति को देख सकते हैं, पूरा हिमालय देख सकते हैं, गोवा देख सकते हैं, नदियां देख सकते हैं कार में, लेकिन आप वो जो लैंडस्केप है उससे हमेशा बाहर है। दूसरा है आप उतर के गाड़ी से उस जंगल में, उस रेगिस्तान में, उस हिमालय में चले जाएं, जब आप स्वयं लैंडस्केप बन जाए, जब आप खुद नेचर बन जाए, आप खुद ही नेचर के पार्ट बन जाए। और जब जिस वक्त मैं आया था भोपाल में, तो भोपाल इतना विकसित नहीं था, कोई ऐसे बसें नहीं चलती थी, कुछ था नहीं। 60s की बात है, 69 में हम लोग आए थे और जब तक मैं पढ़ा, मैंने स्कूल खत्म किया 78, 79 तब की बात, 79, 80 की बात है। तब तक कोई ज्यादा नहीं था, मुझे याद है हमारा टेलीफोन नंबर कुछ 13 या 14 कुछ ऐसा था, हमारी गाड़ी का नंबर भी कुछ 00, ज्यादा लोग थे नहीं यहाँ पे। उसका फायदा ये हुआ कि हम जंगलों, बहुत जंगल के चारों तरफ छोटे-छोटे स्ट्रीम्स बहते थे, नदियां बहती थी, तो हम खुद लैंडस्केप का पार्ट। और जब आप नेचर में इधर कूदते हैं, उधर जाते हैं, उसको एक्सपीरियंस करते हैं, कई बार खो जाते हैं और आपको समझ में नहीं आता है, रात हो रही है, बरसात हो रही है, घर कैसे आएंगे, नहीं फिसल रहे, वो जो जिंदगी का अनुभव आपको जो होता है, वो इतनी ग्रेट लर्निंग है जिससे हम सब जुदा हो गए आज। हम सब जुदा हो गए, पूरी दुनिया धीरे-धीरे नेचर से दूर आती है और इसलिए देखिए प्रकृति भी पलट के हम पे वार करी क्योंकि हम प्रकृति को समझते नहीं। और चूंकि हम समझते नहीं है, इसलिए हमको लगता है प्रकृति को कंट्रोल करना हमारा दायित्व है। हमें प्रकृति को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है अगर हम खुद प्रकृति बन जाए। इंसान खुद एक चीज से आइसोलेट हो जाता है और फिर कहता है रिश्ते को ठीक करना। आप रिश्ते को ही तोड़ दिया जब आपने। तो भोपाल में मुझे सबसे बड़ी बात ये थी कि नंबर 1 मुझे वो प्रकृति के साथ खेलने का, उसके साथ रहने का एक फायदा मिला जिसने मेरे पूरा वर्ल्ड व्यू को एक अलग नजर दिया। दूसरी जो भोपाल की सबसे बड़ी बात ये थी कि उस वक्त में भोपाल एक सांस्कृतिक कैपिटल था और तब संस्कृति जो थी वो एक स्पेक्टिकल नहीं थी, वो एक लोगों को एक कोई प्रदर्शन का वो नहीं था। लोग जनरली यहाँ उत्सव हुआ करता था, अगर आपको याद हो, हर साल एक उत्सव करके कल्चरल फंक्शन होता था, बड़े-बड़े लोग यहाँ आते थे, हम लोग भी नाटक करते थे, कमल बैठे ही जानते हैं। और उस वक्त की यूनिवर्सिटी में पॉलिटिक्स बहुत होती थी, वो भी मैं कहूँगा बड़ा मुझे उसका फायदा हुआ। रैगिंग भी बहुत होती थी, पिटाई भी बहुत होती थी, हमारी भी हुई है बहुत जबरदस्त। तो उससे क्या हुआ, एक लाइफ में ये समझ में आ गया कि तुम अकेले हो, ये रैगिंग जो है इससे ही तुमको निपटना है, दुनिया मगरमच्छों से भरी हुई है और इसमें तुम्हें अकेले लड़ना है। और संस्कृति से क्या हुआ, एक कल्चरल पर्सपेक्टिव मिलता गया। तो नेचर, कल्चर और जो पॉलिटिकल स्ट्रगल जो एक लाइफ में होती है, मेरी तो काफी उसमें आप देखा जाए तो तराशा गया। इसलिए मेरे को भोपाल जो है हमेशा, और आज भी मैं दुनिया में जहां जाता हूँ मैं बोलता हूँ, अगर विश्व में मुझे सबसे अधिक कोई खूबसूरत और अच्छी जगह लगती है या मेरी आत्मा खुश होती है तो भोपाल। भोपाल ही अच्छा लगता है, भोपाल में बैठे हुए हैं, क्या बात है। अब लेट्स शिफ्ट टू योर, ये तो आपने अपना एड एजेंसी का एक अच्छा बैकग्राउंड बताया, then eventually you started
with Chocolate 2004-2005, your first actual commercial movie. A lovely star cast. I think Anil Kapoor and Irfan Khan, Arshad Varsi, it was a great star cast. अच्छा उसमें before I proceed मैंने कहीं पढ़ा था, I don't know कितने हकीकत है कि नहीं, आप उसको सही बता दोगे कि जब आप अनिल कपूर से मिलने गए तो उसने पूछा ये कौन है विवेक अग्निहोत्री, ऐसा कुछ हुआ था? हाँ, बताइए ना क्या, बहुत मजेदार किस्सा। काफी हम देखिए वो फिल्म मैंने कभी प्लान नहीं की, मैंने सोचा भी नहीं था मैं फिल्म बनाऊंगा। ऑनेस्टली मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था। मैं एडवर्टाइजिंग करता था और हम एड फिल्म्स बनाया करते थे क्लाइंट्स के लिए। तो एक फिल्म हम बना रहे थे किसी डिटर्जेंट की, मुझे याद नहीं है। तो जो आज राकेश ओम प्रकाश नारायण ने रंग दे बसंती बनाई, वो उसको प्रोड्यूस कर रहे थे। तो कुछ उनका उनके पार्टनर का झगड़ा हुआ, बीच में फिल्म छोड़ के चले गए। क्लाइंट से पैसे आ चुके थे तो वो फिल्म कंप्लीट करनी थी और हम एजेंसी थे तो मैं उसमें फंस गया। तो उसका दारोमदार आ गया, तो मैंने कहा कहाँ जाए, और आधी फिल्म कोई उठाता नहीं था और कोई डायरेक्टर। मुझे ये भी नहीं पता था पहले लाइट्स बोलते हैं, कैमरा बोलते हैं, एक्शन कैसे बनती है ये भी नहीं पता था, क्योंकि मैं तो मैंने डायरेक्ट किया नहीं था। तो वो स्टूडियो था फेमस, तो मैं किसी ने बोला नीचे शूटिंग चल रही है, देख लो एक आध दिन, सीख जाओगे थोड़ा बहुत। और एडवर्टाइजिंग में होता क्या है, सब सेटेड तो लगा हुआ है, बाकी अच्छे कैमरामैन है, सब लोग कर देंगे। तो मैं नीचे गया देखने, तो शेखर कपूर जो है वो आमिर खान के साथ उस वक्त एक फिल्म कर रहे थे, टाइम मशीन, जो रुक गई बाद में बनी नहीं। तो मैंने देखा शेखर कपूर गाड़ी को यो यो करते हुए इधर से उधर चल रहे हैं, उधर से उधर चल रहे हैं, और वो कुछ बोलते ही नहीं है और शूटिंग अपने आप चल रही है। शेखर का ये नेचर भी है, वो बहुत धीमे बोलते हैं, बहुत कम बोलते हैं। तो मुझे तब भी नहीं समझ में आया क्या करते हैं, कैसे करते हैं। पर फिर किसी तरह से स्ट्रगल करके एक एड फिल्म बनाई हमने, और जब वो एड फिल्म बन गई तो उसको कई सारे अवार्ड मिल गए। और लोग कहने लगे तुम बनाओ, ढेर चाल तो होती है। और उस तरह से मेरा एडवर्टाइजिंग का सिलसिला चालू हुआ और मैं एड फिल्म्स बना रहा था। जो शुरू की एड फिल्म्स को काफी अवार्ड्स वगैरह मिले। तो एक कमलेश पांडे जी का आपने नाम सुना होगा शायद, मेरा भारत महान, जो राजीव गांधी की जो कैंपेन थी उन्होंने लिखी, और उसके अलावा रंग दे बसंती भी उन्होंने लिखी है। बहुत बड़ी बड़ी फिल्में लिखी है, बहुत भारत की बहुत महान फिल्में लिखी उन्होंने। तो उस वक्त वो जी में क्रिएटिव डायरेक्टर उनको सुभाष गोयल जी लेके आए। तो एक दिन कमलेश जी मिल गए, उन्होंने कहा विवेक यार देखो ये क्या है, जी में ना हम लोग बड़ी बेकार क्वालिटी के शोज बनाते हैं, तो हमें अच्छी हाई क्वालिटी चाहिए, तो एडवर्टाइजिंग में तो तुम क्यों नहीं आते हो बनाते। वहां से टीवी का सफर चालू। और फिर हमने ये कहा गया और सैटरडे सस्पेंस, ऐसे बहुत सारे शोज बनाए। तो जी वालों के लिए हमने एक टेलीफिल्म बनाई थी, उसका नाम था चॉकलेट। वो किसी इंग्लैंड के किसी दो औरतें थी, वो प्रोड्यूसर्स, हमने वो देखी। मैंने एक फिल्म शुरू की थी उस वक्त, उसका नाम था आरंभ, और वो बोफोर्स की ऊपर। मेरा रुझान हमेशा से सोशल पॉलिटिकल सब्जेक्ट्स की तरफ था। वो थी बोफोर्स कंट्रोवर्सी, और उसमें नसीरुद्दीन शाह और रजित कपूर दोनों नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर्स हैं, उनको हमने लिया। लेकिन काफी स्ट्रगल करते रहे, उसके लिए ना पैसा जुटा, ना किसी ने फाइनेंस करी, और वो 1-1.5 साल बड़ी मेहनत करने के बाद बंद हो। पर कई बार आपके जीवन की रचना कोई और करता है। उसके कुछ दिन बाद अचानक मुझे एक कोई एक्टर था, मेरे साथ काम कर रहा था एक सीरियल में, उसने बोला मुझे आधे घंटे के लिए कहीं जाना है, मुझे एक चेक लेके आना है प्रोड्यूसर से। तो मैंने, राजेश खेरा उसका नाम है, काफी आता है टीवी में, आप लोग जानते हो। तो मैंने कहा पर आधे घंटे में आ जाना यार, देखो अभी शाम का ब्रेक है वरना लेट हो जाएगा। उसने कहा मैं आता हूँ, और वो आधे घंटे बाद लौट के आया। मैंने कहा पैसे ऐसे मिल गए? कहता मिल गए यार। वो मैं उनसे मिलने गया था, तो वो प्रोड्यूसर ने पूछा किसकी शूटिंग कर रहे हो, तुम्हारा नाम बताया, तो उन्होंने बोला मुझे उससे मिलना है, विवेक से, चाहे कुछ भी हो जाए उसको ढूंढ के। तो जब छुट्टी होगी तुम क्या मिल सकते हो उससे? मैंने कहा मिल लेंगे। मैं उससे मिलने गया तो उन्होंने मुझसे बोला कि हमने तुम्हारा वो टेली सीरियल था जो जी टीवी पे था चॉकलेट, मुझे वही बनाना है, लेकिन उसमें अनिल कपूर का होना बहुत जरूरी है और सुनील शेट्टी का होना, और अरशद वारसी का होना बहुत जरूरी है। ये दो एक्टर होंगे तो मैं बनाऊंगी, नहीं तो नहीं बनाऊंगी। हम उनकी पर्सनल चॉइस नहीं होगी, कुछ होगा रीजन। अरशद वारसी की फिल्म आई थी मुन्ना भाई अंधी, लेकिन वो ज्यादा काम उसके बाद उन्हें मिला नहीं था।
ज्यादा काम और हुआ यूं। मैं आपको कुछ चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि जिसको हम कहते हैं लाइफ में मैजिक या चमत्कार कैसे होता है। जब किसी दिशा में आपको ईश्वर चाहता है ले जाए तो कुछ चीजें होती है। उस मीटिंग के बाद ही सुनने में आपको लगेगा जैसे कहानी है, लेकिन ये एग्जैक्टली ऐसे ही क्रमशः हुआ है। वो उसके बाद मैं अपने घर आ रहा था तो मेरे घर, मैं गाड़ी से निकल रहा था, सामने से बहुत बड़ी सी वैन, उस जमाने में टोयोटा की वैन होती थी जैसे आज लोग रेंज रोवर और मर्सिडीज चलाते हैं, वो चलाया करते थे बहुत लोग, वो सक्सेस की निशानी थी। और मैं अपनी एसटी मेरे पास गाड़ी थी, वो उसमें आ रहा था। तो एकदम से वो गाड़ी में बगल से निकली तो रोका, किसी ने हाथ निकाला। अरशद को मैं जानता था थोड़ा बहुत, तो अरशद वासी था, वो रुक गया, कहना कैसे हो, क्या है ये वो, और की बातें करी, कहाँ से आ गए। मैंने कहा एक प्रोड्यूसर से मिल के आ रहा हूँ और वो एक फिल्म करना चाहती हूँ और चाहती हूँ उसमें तुम हो, करोगे? कहने लगा क्या सब्जेक्ट है? मैंने कहा ऊपर और घर, मेरे घर के बगल में था, तो ऊपर ले गया और मेरे लैपटॉप में पूरा वो सब्जेक्ट था, मैंने उसको दिखाया, मैं बिल्कुल कर। तो उस तरह से अरशद वारसी फिल्म आ गई। फिर बाकी लोग भी, इरफान वगैरह बाद में आए। अनिल कपूर को काफी दिन तक मैं ड्राइव करता रहा और उन्हें मिलने से ही मना कर दिया, कहने कौन है ये कंपनी, कौन है ये कंपनी, इन्हें मैं उसके बाद हमने सुनील शेट्टी को जब साइन किया तो उनका जो मैनेजर था उसने बात करी है। तो उसने बोला और तो उसने बोला मैं मिलूंगा लेकिन अपने ऑफिस में 5 मिनट से ज्यादा नहीं मिलूंगा। तो मैं उसके ऑफिस में मिलने गया, मैंने, मुझे पता था 5-10 मिनट का टाइम है, मैंने लैपटॉप खोला और अनिल कपूर को मैंने क्या है अनिल कपूर का नेचर ऐसा है, पब्लिक में बोल नहीं सकता, वो अलग तरह का उनका व्यक्तित्व है, क्या है क्या। तो मैंने लैपटॉप खोला, दिखाना शुरू किया और घड़ी देख के 5-10 मिनट ही उन्होंने देखा, मैंने ठीक है मैं देखूंगा, बताऊंगा, और वो चले गए, उन्होंने जाना। उसके 1 घंटे बाद फोन आया रात को 8:30 बजे, मेरे घर आ सकते हो 10:30 बजे, और मैं 10:30 बजे उनके घर गया। उसके बाद आप जानती हैं फिर उसके बाद ये हो गया कि एक बड़ा अच्छा that was actually the first commercial movie which you made. Then you made Nan Dana Dan Goal, then you made 8 Stories, then you changed the gears. You changed the gears, yeah. And then you came with a book which became a bestseller, Urban Nexus. And then you made Buddha in a Traffic Jam. This transformation from the commercial film, you know, as I took the names, the 4 names which are all commercial movies, hardcore commercial movies. What made you change and take such a, you know, absolutely different course? Urban Nexus and, as I said, Buddha in a Traffic Jam. देखिए कमर्शियल फिल्म्स क्या है, ये कमर्शियल फिल्म्स का क्या हुआ कि मुझे करते करते एक चीज समझ में आई कि ये जो पूरा सिस्टम है जिसको हम बॉलीवुड, इस बॉलीवुड में यू आर एज गुड एज द स्टार यू कास्ट। आप कोई भी फिल्म बनाए वो अल्टीमेटली उस स्टार की फिल्म है। अगर वो स्टार अच्छा है तो आपकी फिल्म अच्छी बन सकती है, वो खराब है तो खराब बन सकती है। आपकी फिल्म बनते बनते वो फ्लॉप हो गया तो आपकी फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। अगर आप एक मामूली स्टार को लिया करते करते वो बहुत बड़ा स्टार बन गया तो आपकी फिल्म बड़ी बन जाएगी, पर अल्टीमेटली वो उसी की फिल्म रहेगी। आपकी क्रिएटिविटी, आपकी डेस्टिनी सब उस स्टार के हाथ में रहेगी, क्योंकि वही सब कुछ डिसाइड करता है, वही उसका सरताज बादशाह है। तो कहने में बड़ा अच्छा लगता है मैं डायरेक्टर हूं, मैं राइटर हूं और सब कुछ हूं, लेकिन आप बेसिकली एक तरह के ग्लोरीफाइड स्लेव ही हैं। ये सत्य है और 100% सत्य है, कोई इसको डिस्प्यूट दुनिया में कर नहीं सकता। मार्केटिंग भी वही लोग डिसाइड करते हैं। मैंने तो एक बार कर रहा था किसी स्टार के साथ काम, तो मैंने उसको बोल भी दिया था, मैंने कहा भाई तुमको मार्केटिंग भी आती है, मेकअप कैसे होना चाहिए ये भी तुम जानते हो, हेयर कैसा होना चाहिए जानते हो, स्क्रिप्ट कैसे लिखी जानी चाहिए ये तुम जानते हो, फिल्में कैसे बनाई जानी चाहिए ये भी तुम जानते हो, तुम हर चीज जानते हो, सिर्फ एक चीज जिसके तुम्हें पैसे मिलते हैं एक्टिंग, वो क्यों नहीं जानते तो ये मुझे समझ में आया। फिर मैंने कहा कि आखिर मैं ये आया क्यों, ये क्या कर रहा हूँ। कोई ऐसा एड तो छपा नहीं था वांटेड डायरेक्टर्स, मैं तो अपनी स्वेच्छा से आया हूँ, तो मैं क्यों आया।
तो क्या मैं वो कहानियां सुनाने आया हूं जो लोग सुनना चाहते हैं बार 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 बार, या मैं वो कहानियां सुनाने आया हूं जो सिर्फ मैं सुना सकता हूं, जो और कोई नहीं सुना सकता, जो सिर्फ मेरा पर्सपेक्टिव। और तब मैंने कहा कि नाउ आई विल। और अच्छा, कमर्शियल सिनेमा का क्या है? कमर्शियल सिनेमा की स्ट्रगल है ऑडियंस को इंप्रेस करना, किसी तरह से बस ऑडियंस को इंप्रेस करना। और वो इंप्रेस करने के चक्कर में इतना ज्यादा कंटेंट डम डाउन होने लगता है कि ये माना जाता है। बॉलीवुड का सबसे पहला थंब रूल ये है कि ऑडियंस जो है वो स्टूपिड है, इडियट है। इसीलिए आप देखिए, बड़े से बड़ा चाहे कोई भी हो, जब बात चलती है तो आपस में सवाल यही पूछे जाते हैं, अच्छा ये तुमने लिखा तो है, लेकिन क्या एक ऑटो वाले को समझ में आएगा, एक पान वाले को समझ में आएगा? और चूंकि मैं भोपाल का हूं और पान वालों के पट्टियों के आसपास बैठ के मैंने बहुत जिंदगी गुजारी है, इसलिए मुझे पता है कि आप एमबीए करके भी आ जाए, आपके पास वो इंटेलिजेंस नहीं होती जो पान वाले के पास। जिसको आप रिक्शे वाला बोलते हैं, उसकी इंटेलिजेंस आपसे कहीं बहुत ज्यादा होती है। इंटेलिजेंस का मतलब कॉलेज की पढ़ाई नहीं होती। इंटेलिजेंस का मतलब होता है आप लाइफ को कैसे देखते हैं, लाइफ के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे ढूंढते हैं। आपने सुना वो नाव में पंडित के साथ, वो पंडित कई सारी ग्रंथ लेके जा रहा था, उसने नाव वाले से पूछा कि भाई तुमने गीता पढ़ी है, तुमने वेद पढ़े हैं? उसने बोला मैंने कुछ नहीं पढ़ा। कहने तुम्हारी जिंदगी व्यर्थ हो गई, तुम तो बड़े मूर्ख हो। और नदी में धीरे धीरे भंवर आ गई, बाढ़ आ गई, नाव डूबने लगी। तो नाव वाला ने उससे पूछा आपको तैरना आता है? बोले नहीं, मैं तो सारी जिंदगी ग्रंथ पढ़ रहा था। उसने कहा अच्छा टाटा बाय बाय, वो कूद गया तैर के निकल गया। तो जिंदगी से जूझना भी एक अपने टाइप की इंटेलिजेंस होती है। तो ये जो पूरा असम्पशन है कि ऑडियंस स्टूपिड होती है, आई डिड नेवर बिलीव्ड इट। इसलिए मैंने उसको तोड़ा एंड देन आई सेड कि अब मैं वही कहानियां बनाऊंगा जो मैं जानता हूं, जो मेरा दृष्टिकोण है, क्योंकि मैं लोगों को वो बताऊं जो वो नहीं जानते। इसलिए मैंने फिर वहां से बॉलीवुड को मेंटली रिजाइन किया और मैं बुरा वक्त बहुत देखा उस वक्त, मैंने क्या बताऊं आप लोगों को। और मैं पढ़ाने चला गया इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, जो हैदराबाद में वन ऑफ द 10 बेस्ट बिजनेस स्कूल्स में। और वहां पे लड़के लोग एक प्रोजेक्ट कर रहे थे जिसमें उनको कुछ एक सीएसआर में कुछ बनाना होता है। तो उन्होंने बोला हम नेशनल इशू में कुछ बनाना चाहते हैं। और जब उसका रिसर्च किया, वो 1 करोड़ की फिल्म थी, किसी ने दे दिया था दया करके। तो वो जो रिसर्च करके जो फिल्म बनी, that changed my life, and not my life, but India's political life also. क्योंकि उसमें पहली बार अर्बन नैक्सल्स का कॉन्सेप्ट आया और किस तरह से जंगल का जो नैक्सलिज्म है उसको किस तरह से आइडियोलॉजिकल सपोर्ट शहरों में मिलता है। तो अल्टीमेटली अब तो प्रूव हो गया, आपको प्राइम मिनिस्टर और सुप्रीम कोर्ट सब उसके बारे में बात करते हैं। फिर प्रोफेसर साई बाबा वगैरह जिस तरह से सब अरेस्ट हुए, so that became a movement by itself. How could you define in depth? Because there's something which at least I didn't understand. What exactly you mean by urban nationalism? Okay. What is the correlation, as you were saying, to the jungle to the city? तो देखिए ऐसा है कि जो नेशनल मूवमेंट था ये शुरू हुआ था आज से करीब 55-60 साल पहले, 1960s में, 60s में बंगाल में। और ये सही है कि उस वक्त जो जमींदार लोग थे वो गरीब किसान का लैंडलेस जो फार्मर था उसका वो शोषण करते थे। तो भारत में 2 मूवमेंट्स लगभग एक ही टाइम पे शुरू हुए, दोनों का स्वरूप भी बिल्कुल अलग था। एक विनोबा भावे ने शुरू किया भूदान मूवमेंट, जो उन्होंने पैदल चल चल के किया, एक चालू हुआ बंदूकों। लेकिन उस मूवमेंट का उस वक्त एक उसकी रेलेवेंस, लेकिन भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां गन्स लेके, बंदूकें लेके कत्ल करने वाले लोग, हॉस्पिटल्स को बारूदों से उड़ाने वाले, स्कूल्स को उड़ाने वाले, सड़कों को उड़ाने वाले जो लोग हैं, 60 साल से लगातार एक आंदोलन चला रहे हैं जिसको नेशनल मूवमेंट बोला जाता है। इसको ये बोलते हैं हम जंगलों में चला रहे हैं, आदिवासियों के लिए चला रहे हैं, गरीबों के लिए चला रहे हैं, लेकिन ये आदिवासियों को ही मारते हैं, तो एक दूसरे को मारते नहीं है। तो ये तो सीआरपीएफ को मारते हैं, टीचर्स को मारते हैं, सरपंचों को मारते हैं, और आदिवासी जो लोग हैं जो उनकी बात नहीं सुनते उनको मारते हैं। 1.5 फुट कर देना मतलब 1.5 फुट आपका सर होता है, सर को काट देना, इनके कैंगरू बोर्ड्स लगते हैं। और इसको धीरे धीरे इसको टेक ओवर किया 2 फंडिंग्स, एक ईस्ट, जो ईस्ट से फंडिंग आती है जिसको रेड मनी बोलते हैं, मतलब जो कम्युनिस्ट कंट्रीज का पैसा है, और दूसरा ग्रीन मनी जो कि इस्लामिक फंडामेंटलिज्म का पैसा है। इन 2 लोगों ने एक ब्लॉक बनाया
कि किस तरह से भारतीय जो स्टेट है, भारतीय डेमोक्रेसी को डिस्टर्ब किया जाए और इसको कैसे यूज किया जाए। इन लोगों को आइडियोलॉजिकल सपोर्ट जो है वो शहर के लोगों ने देना चालू किया। ये पेरोल पे है, ये तो सारा रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट में सारे हैं, आप सब इंटरनेट पे भी हैं। इनका रिटन डॉक्यूमेंट है जिसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट ऑफ अर्बन पर्सपेक्टिव। अर्बन पर्सपेक्टिव पे करके इनका एक डॉक्यूमेंट जिसमें लिखा हुआ है कि टू टेक ओवर इंडियन स्टेट बाय 2000 to take by 2025 to take over Indian state with armed revolution in cities। और इनकी एक उसमें स्ट्रेटजीज है, वो स्ट्रेटजी है कैसे करेंगे, शहर में भारत में आर्मी है, सब कुछ है, कैसे टेक ओवर करेंगे। दे रियलाइज कि सबसे बड़ा जो वेपन है वो है यूथ का माइंड। तो इन्होंने 3-4 चीजें टारगेट की शहर में, लेबर, यूथ एंड मीडिया एंड इंटेलिजेंस। तो इन्होंने मीडिया हाउसेस में, यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर्स, इन्फ्लुएंसर्स, इंटेलेक्चुअल्स, हिस्टोरियंस, ऐसे लोगों को धीरे धीरे अपने पेरोल में करके, जो लोग इनकी वॉइस है, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो इनके कॉज को प्रोटेक्ट करते हैं। इसीलिए आप देखिए, जिसको आप सेकुलर समाज बोलते हैं, जिसको लिबरल समाज बोलते हैं, जो लोग अपने आप को लिबरल बोलते हैं, इनमें से एक व्यक्ति ने आज तक जो लीडर्स हैं, इन लोगों ने आज तक कभी जंगलों की नक्सलिज्म के अगेंस्ट कुछ बोला नहीं। जो भी नक्सल लोग पकड़े जाते हैं उनके सपोर्ट में ये लोग बाहर खड़े होते हैं। कश्मीर में जो पूरा टेररिज्म चल रहा है उसके खिलाफ इनने कभी बोला नहीं, इसलिए 30 साल तक किसी को पता नहीं चला, कभी इनने उसके बारे में बोला नहीं। लेकिन आई एम सॉरी, मैं कोई हिंदू मुस्लिम बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हार्श रियलिटीज, क्योंकि देखिए जब होलोकॉस्ट की बात होगी तो ज्यूस की बात होगी ही होगी। अब आप उसको कब तक छुपा सकते हैं। पर ये सेकुलर, ये ऐसा आप लोगों के दिमाग में कंडीशन कर दिया गया है कि आज अगर एक मुस्लिम का कहीं पे मर्डर हो जाए तो पूरी दुनिया के पेपर और भारत के सारे पेपर कहते हैं कि भारत में तो मुस्लिम लोग अनसेफ है और उनका जेनोसाइड। लेकिन आप में से कोई भी मोकला जेनोसाइड के बारे में नहीं जानता, आप में से कोई डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में नहीं जानता, आपको कश्मीर के बारे में नहीं पता। अभी रिसेंटली दिल्ली में जो राइट्स हुए थे 2019 में, उसके बारे में भी आपको नहीं पता। क्यों? पूरा कवर्ड है। क्या आपको ये बात पता है कि कांग्रेस की पूरी लीडरशिप को छत्तीसगढ़ में किसने उड़ा दिया था? नक्सल लोगों ने उड़ा दिया। कहीं उसका जिक्र होता है? आप बताइए, कहीं लिखा जाता है? विद्याचरण शुक्ला को छोटे मोटे लीडर नहीं, इतने स्कूल्स उड़ाए जाते हैं, इतने हॉस्पिटल्स, ये सड़कें किसके पैसे से बनती है? हमारे यहाँ। तो इन्होंने क्या किया, इनका एक पूरा सिस्टम इनने क्रिएट किया। इसकी फंडिंग कैसे हुई? इनके पास ड्रोन्स हैं, इनके पास सैटेलाइट फोन्स हैं, इनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं जंगल में। तो कहां से आएगा ये सारा पैसा? तो व्हाट दे डिड वाज, ये जो ट्रक गुजरते हैं जो बस्तर एरिया में या झारखंड में, जितने जो ये नेशनल एरियाज हैं, ये सारे के सारे जो है ये एक्सटॉर्शन मनी देते हैं। ये 1000 रुपीस पर ट्रिप देते हैं उनको। जो महुआ बेचने बच्चे छोटे छोटे गांव से आते हैं या बीड़ी का पत्ता बेचने आते हैं, वो 500-500 रुपए देते हैं। हर सरपंच जो है पंचायत से देता है, स्कूल के टीचर से इनको एक्सटॉर्शन मनी देते हैं। और वो एक्सटॉर्शन मनी, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, वर्ल्ड के सारे काउंटर टेररिज्म जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जो जितने थिंक टैंक्स हैं, उनके फिगर्स हैं कि हर साल 11,000 करोड़ रुपए सिर्फ बस्तर एरिया से एक्सटॉर्शन मनी का नेटवर्क है। ये पैसा कहां जाता है? ये पैसा आता है शहरों में। ये जो जेएनयू में आपने देखा था पूरा मूवमेंट एक चला था, भारत तुम्हारे टुकड़े होंगे, ये कहां से आया? अच्छा चलिए वो तो छोड़िए, आज आपको अगर एक अपने बच्चे, ये फंक्शन इन्होंने ऑर्गेनाइज किया, कितने आपको पापड़ बेलने पड़ेगा, कितना ऑर्गेनाइजेशन लगता है, टाइम लगता है, लोगों को फोन करना पड़ता है, उनको जोड़ना पड़ता है, पैसा लगता है, ये पानी की बोतल हर चीज के लिए पैसा लगता है। तो कोई तो फंड करता है, आपने कही हमारे स्पॉन्सर से, आपने ट्रांसपेरेंट कर दिया उसमें। ये शाहीन बाग में लोग इतने महीनों बैठे रहे, इसको कौन स्पॉन्सर कर रहा था? ये जो फार्मर्स प्रोटेस्ट चलती रही 1 साल तक कोविड के वक्त में, कौन उसको स्पॉन्सर कर रहा था? ये जो लड़के जो प्रोटेस्ट करते हैं, स्टूडेंट्स, छोटे छोटे लोअर मिडिल क्लास के बच्चे गांव से आते हैं, वो बैठ जाते हैं अनशनों पे, इतने सालों से कौन करता है फंड? ये सारा एक्सटॉर्शन। ये पूरा जो नेटवर्क है, और एक
दूसरी चीज जो हमने साबित करी वो ये थी कि भाई इनका पिछले 10 साल से मैंने नोटिस किया नक्सल का जो जंगलों में काडर है वो 100,000 के आसपास नंबर है। जो यहाँ अगर कोई पुलिस बैकग्राउंड से आईपीएस लोग हैं वो इसको चेक कर सकते हैं, लगभग 100,000 का है। ये लोग मारे भी जाते हैं पुलिस से, सीआरपीएफ से, बहुत सारे लोग हजारों के नंबर में छोड़ के भी भाग जाते हैं क्योंकि तो आदिवासियों को पकड़ के जबरदस्ती करते हैं। स्टूडेंट्स इसमें बहुत सारे पढ़े लिखे जाते हैं, तो अगर ये मर भी जाते हैं छोड़ के भी भाग जाते हैं पर इनका नंबर बार 100,000 कैसे रहता है? इसलिए क्योंकि भारत के कई सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर्स लोग ब्रेन वॉश करके यंग बच्चों को रिक्रूट करते हैं। और ये इसलिए क्योंकि ये मॉडर्न ये जो जो जिसको 5th जनरेशन वॉर बोलते हैं वो इसी तरह से किया जाता है। जिस तरह से इस्लामिक टेररिज्म में छोटे छोटे बच्चों को मदरसों में ब्रेन वॉश करके सुसाइड बॉम्बर बनाया जाता है, उसी तरह से हमारे भी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में यंग जो छोटे शहरों से गांव से जो लड़के लड़कियां आते हैं उन लोगों को ब्रेन वॉश करके अर्बन नक्सल बनाया जाता है। और ये बात मैंने सन 2011 में इस फिल्म में की थी, 2016 तक वो फिल्म अटकी रही, फिर जेबी हुआ, तमाम चीजें हुई, दीमक कोरेगांव हुआ, लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगा। इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने इसका एफिडेविट भी भारत सरकार ने एफिडेविट में ये यूज किया है। भारत के प्रधानमंत्री इसको यूज करते हैं अर्बन नक्सल्स को, पिछले कई महीनों से आपने देखा होगा इस बात को, और आज पूरा वर्ल्ड इसको एक्नॉलेज करता है कि यस अर्बन नक्सलिज्म इज अ मूवमेंट। इवन इन अमेरिका दे कॉल इट विद अ डिफरेंट नेम, लेकिन वहां पे भी यही प्रॉब्लम आती है। Yeah, I agree with you that it's a term now used very frequently, which was not used maybe about 10 years back. Okay, great. Now we finish off with the urban, explained it beautifully. Then you came to the Tashkent Files. It was a book launch yesterday, which Vivek did. And Mr. Tiwari is the gentleman. He's standing there. Could you just come here, Vishwas? Just for a minute. He translated the book written by Vivek Mukil Shastri into Hindi. इन्होंने विश्वास तिवारी जी ने उसको ट्रांसलेट किया था। बस एक ऑडियंस की तरफ देख लें। शास्त्री को इसमें मारा खाली इसका इनका हुआ था। थैंक यू विश्वास, थैंक यू सो मच। तो साहब अर्बन नक्सलिज्म से एकदम शास्त्री जी पे आप आए, ये क्या मतलब व्हाट वाज दिस वाज ऑफ कोर्स अ चेंज ऑफ हार्ट एज यू राइटली सेड आफ्टर यू सॉ दैट मेड दैट मूवी, बट देन यू शिफ्टेड ओवर टू शास्त्री। व्हाट वाज द प्रॉम्प्टनेस इन गोइंग टुवर्ड्स एब्सोल्युटली डिफरेंट टू फील्ड्स? देखिए एक और ये बुक के बारे में जो कल विमोचन हुआ है थोड़ा बताइए। दो चीजें हुई। एक क्या हुआ कि 2 अक्टूबर को छुट्टी थी, तो मुझे ख्याल नहीं था कि 2 अक्टूबर मेरा बेटा 7वीं में पढ़ता था शायद, तो बैठा था, मैंने कहा स्कूल नहीं जा रहे और बोला छुट्टी, मैंने किस चीज की, तो मैं 2 अक्टूबर, मैंने कहा हाँ ये तो है, तो मैंने कहा पता है किस चीज की छुट्टी है? बोला हाँ गांधी जी पैदा हुए थे आज। तो मैंने कहा मतलब पता है लाल बहादुर शास्त्री जी पैदा हुए? कहता लाल बहादुर शास्त्री कौन? और ये बम्बई के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ा है। हाँ मैंने आपको कॉलेज में एंड दैट मेड मी थिंकिंग ये क्या चक्कर है? भारत के सेकंड प्राइम मिनिस्टर के बारे में स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाया जाता? जब पढ़ाया जाता है तो कुछ हल्के में पढ़ाया जाता है, बच्चों को पता ही नहीं है। मैंने बहुत लोगों से बात करना शुरू किया, आप यकीन नहीं करेंगे यंगर जनरेशन के बहुत सारे लगभग लोगों को पता ही नहीं थी ये बात। और दूसरी चीज में जब हमने रिसर्च करना है, चलो इसको जरा प्रूव तो करते हैं, तो मैंने जब रिसर्च करना शुरू किया तो मुझे एक चीज समझ आई, हम सब पढ़े हुए हैं और बचपन से हम सुनते आते थे, ये चर्चा हमेशा चलती थी कि शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी कि हत्या हुई, उसको लेकर बड़े संदेह थे लोगों के दिमाग में। और जब हमने रिसर्च करना शुरू किया तो मुझे रियलाइज हुआ कि हर संकेत जो है, हर चीज एक ही दिशा में डायरेक्ट करता है कि हाँ इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी तो है। अगर कॉन्स्पिरेसी नहीं है तो ये जब बताने भारत के प्रधानमंत्री ने कोई आम आदमी नहीं था, ये क्या ऐसा है कि जिस चीज के ऊपर 1.5-2 साल पार्लियामेंट में लगातार डिस्कशन हुए, डिबेट्स हुई, जिसमें बड़े बड़े दिग्गज नेता इन्वॉल्व रहे, उसके बारे में क्या बड़ी बात है? सरकार का है, हाँ भाई ये उनका प्रूफ है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और ये उनकी मृत्यु ऐसे नेचुरल कारणों से हुई। क्यों उस बात को हमेशा टाला गया, छुपाया गया और आज तक कोई जवाब नहीं देता? तो मैंने कहा कि अगर समझो इसको लेके कोर्ट में केस चले तो क्या दलीलें होंगी? हमने 4 साल रिसर्च किया उसके ऊपर और 4 साल के बाद हमने फिल्म बनाई द ताशकंद फाइल्स, जिसमें
हमने दोनों साइड के आर्गुमेंट्स सामने रखे एग्जैक्टली, और ये डिसीजन जनता पे छोड़ दिया, वो डिसाइड करें क्या सही है क्या गलत है। और मैं ज्यादा तो उसके बारे में नहीं बताऊंगा, हमेशा ही बोलता हूँ, मेरे बड़े वीडियोस भी हैं, लेकिन उस फिल्म को पूरा सबने मना कर दिया, ये रिलीज हो ही नहीं सकती है। सबने कहा शास्त्री जी में किसको इंटरेस्ट है, कौन जानना चाहता है, कि भारत का यूथ जानना ही नहीं चाहता है। दूसरा सबने कहा 9 बुढ़े लोग एक कमरे में बैठ के बात कर रहे हैं और इसमें डायलॉग वालोग बहुत है, कौन सुनना चाहता है इस बात को। लेकिन किसी बड़े जद्दोजहद के बाद वो फिल्म किस तरह से रिलीज हुई और कम थिएटर में रिलीज हुई, उसकी एक स्ट्रगल की कहानी है। उसके सामने बहुत बड़ी बड़ी करण जौहर की कलम कलम इस तरह की स्टूडेंट ऑफ द ईयर बड़ी बड़ी फिल्में थी, वो उस साल की सबसे बड़ी हिट हुई कमर्शियली। और जिस चीज के लिए लोग उसकी बुराई करते थे, उसी के लिए स्क्रीन पे डायलॉग के लिए उसको 2 नेशनल अवार्ड मिला। और सिर्फ वही बात नहीं, उस फिल्म ने जितना यूथ था भारत का, स्पेशली जो मिडिल क्लास यूथ जिसको स्कूल में ये नॉलेज नहीं मिलती थी, उनको एक अवेयरनेस फैली और इस पे सवाल उठे, और सवाल उठे इस तरह से कि आज मैं जहां भी जाता हूँ हर कोई उसके बारे में बात करता है। और उसका रिसर्च इतना ज्यादा था जो इस फिल्म में समा पाना मुश्किल था, तो उसके लिए फिर मैंने बुक लिखी, इंग्लिश में बुक इरशाद किया, और वो बुक काफी सक्सेसफुल हुई, बेस्टसेलर बनी। मैं एक बार भोपाल आया कोविड के वक्त में, तो मुझे अचानक विश्वास तिवारी जी मिले, उन्होंने मेरे हाथ में किताब थमा दी, उन्होंने कहा मैंने आपकी किताब पढ़ी और मैं इतना प्रेरित हुआ उससे कि मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा। तो मैंने कहा पर क्यों, बोले बस ऐसे ही शौक, मेरा मन था, मैंने कर दिया इसको आपके लिए। मैंने बड़ा अच्छा उन्हें किया था वो, then I sent it to Bloomsbury, जो वर्ल्ड का नंबर 1 पब्लिशिंग हाउस है। उन्होंने कहा इतना अच्छा हुआ था, बहुत कभी पढ़ा नहीं है, और उन्होंने उसको पब्लिश किया, जिसका कल भोपाल में विमोचन हमने किया। भोपाल में करने का हम यही के हैं भोपाल की, और सामने आप चाहें That is great. So, research paper. Now we are coming to the Kashmir Files. We will discuss your forthcoming movies also. There are 2 movies which are in the line. I think one is the Delhi Files and the other is Tablet Vaccination. We can discuss about that, or you will not be comfortable. जितना बता सकता हूँ, जितना आप पूरा बताएंगे तो पिक्चर देखने पहुंच जाएगा। तो ये आपने ताशकंद फाइल्स रिसर्च पे बनाई, कश्मीर फाइल्स आपने रिसर्च में बनाई, जो मैंने पढ़ा कि कश्मीर फाइल्स द ओनली एविडेंस यू हैड वाज द बुक ऑफ जगमोहन, which was something authentic for you. How do you do this research today? I mean, if you're talking about the Tashkent files, especially the Kashmir files, that very tough equation, you know. There was lot many allegations that it is a story told from one side. ये एक्चुअली जगमोहन जी की बुक तो लास्ट में ही आई। मैं अमेरिका में था, तो मुझे एक डॉक्टर सुरेंद्र कौर है, उन्होंने मुझसे बोला कि बेट जी आप हमारे समस्या पे कोई फिल्म क्यों नहीं बनाते। मैंने क्या समस्या, उन्होंने बोला हमारे सबको निकाल दिया था मार मार के वहाँ से 90s में, तो आप एक डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं बनाते इसमें। तो मैंने डॉक्यूमेंट्री वगैरह तो कौन देखता होगा, तो किसी को इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है सब्जेक्ट में, क्या ऐसा कोई जानते ही नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जब मैं अमेरिका वापस आ रहा था फ्लाइट से, मैं पूरे रास्ते सोचता आ रहा था कि ये हुआ है, लेकिन हम लोगों को ये पता क्यों नहीं है, क्या ये है। और मुझे एक बात ख्याल आई कि मैं हमारे पड़ोस में एक कॉल्स आ रहे थे, और मैं पूरी जवानी मेरी गुजरी, वो 2-3 घर छोड़ के ही अलग और भी बगल में रहते थे कॉल्स, हमारा बड़ा आना जाना था, बड़ी मित्रता थी उनसे, उनके बच्चों से। मैंने कहा मैंने इनके साथ स्कूल किया, मैंने कॉलेज किया, तो मुझे ये बात पता ही नहीं है कि इनके किसी घर में आग लगा दी गई थी, इनके यहाँ मार डाला गया था, इनके यहाँ किसी को, और ये भाग के वहां से आके यहाँ पे रह रहे हैं, और ये मुझे पता तक नहीं है, ना हमने पूछा ना उन्होंने बताया। तब मैंने ना मेरी वाइफ पल्लवी, हम लोगों ने कहा कि काम करते हैं कि हम जो फर्स्ट जनरेशन विक्टिम्स हैं, जिनके भाई चाचा दादा माँ भाई, जिनके इमीडिएट फैमिली के साथ कोई हादसा हुआ है, उन लोगों को हम लोग वीडियो इंट्रोड्यूस करते हैं, लाइक वॉर क्राइम टेस्टिमोनियल्स। तो पूरी दुनिया में जहाँ वो फैले थे, झूठ उनका बड़ा कठिन काम था, जहाँ वो फैले थे उनके घर जाके उनके साथ रह के उनसे बातचीत करके हमने उनके लंबे लंबे वीडियो टेस्टिमोनियल्स रिकॉर्ड किए, और पूरे विश्व में सिर्फ हम ही हैं जिसके पास पूरी कम्युनिटी के फर्स्ट जनरेशन विक्टिम्स के टेस्टिमोनियल्स। तो कैसे भारत सरकार को करना चाहिए। How many videos would you have made for the approximately 700 approximately, और इस 700 में करीब 100-150 जो है वो उस वक्त जो डीजीपी थे, या उस वक्त जो
कमिश्नर थे या जो गवर्नर के एडवाइजर थे, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, कई हिस्टोरियंस हैं, उस वक्त के कई जो जर्नलिस्ट लोग हैं, उन लोगों के लिए टू ऑथेंटिकेट। आप यकीन नहीं करेंगे, आपने जो फिल्म में देखा है, मैं आपको सच कह रहा हूँ, कोई भी कश्मीरी हो, वो लड़की निकाह हुई, आप उससे पूछ लीजिए, उसके माँ बाप से पूछ लीजिए, सब इस बात को मानेंगे कि जो फिल्म में दिखाया है और जो हुआ है उसका सिर्फ 10% ही सच बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा, आप कल्पना नहीं कर सकते। ये एक ऐसी अजीब कहानी है, मुझे आश्चर्य है कि हम लोग कितने, क्या हो गया है इस दुनिया में। आज आप देखिए ज्यूस की जो कहानी है, पूरा विश्व जानता है, पूरा विश्व जानता है, लेकिन एक जगह जो कि आज हिंदू, मैं धर्म को भी एक सेकंड छोड़िए, मैं धर्म में इतना विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन मैं हिंदू फिलोसफी का बहुत ग्रेट एडमायर हूँ, और मुझे नहीं लगता कुछ आज जो साइंस डिस्कवर कर रहा है वो 5000 साल पहले जो हम जिसको हम स्थापित कर सकते हैं, उन्हीं बातों को अब समझने की कोशिश की जा रही है। ये सारा कॉस्मोस एक है, ये हम पहले से जानते हैं। जिसको आप हिंदू धर्म बोलते हैं या हिंदू फिलोसफी बोलते हैं, वो कहां से शुरू होती है? शिव, सरस्वती, फिलोसफी अभिनव गुप्त, पतंजलि योगा, आयुर्वेदा, आप किसी भी जो, वो आज भी बनारस में आप देखिए कई जगह आपके गुरुकुल में जब आप वहां से पास आउट कर लेते हैं तो 3 कदम वो जो स्टूडेंट्स हैं अपनी डिग्री लेने के बाद कश्मीर के डायरेक्शन में चलते हैं। 3 कदम आज भी सिंबॉलिक में देख के आया हूं। इसका मतलब ये भारत का जो सबसे अच्छा ब्रेन, भारत के जो सबसे क्रीम की, जैसे हार्वर्ड जाते हैं अब सारे बच्चों को अमेरिका भेजते, वो सारी क्रीम कश्मीर जाती थी। ये तो शंकराचार्य क्यों गए बताइए, केरला से कश्मीर क्यों गए, काशी क्यों नहीं गए? क्योंकि काशी जो थी वो धर्म और जो 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 धार्मिक जो चीज थी उसके लिए काशी थी, क्रिया कर्म कांड ये सब करने के लिए। लेकिन जो हायर एजुकेशन, जो फिलोसॉफिकल, जो हायर जिसको कहते हैं, उस नॉलेज के लोग कश्मीर है। ये भारत की, इसलिए शारदा यूनिवर्सिटी वहां पे जो अब हमारे पास नहीं है। तो जो पूरी तरह मूलतः ये जिसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक, जो नंबर सिस्टम या इजाद हुआ वो भी वहां से हुआ, वही अरेबिक में जाके मिला। तो जो मूलतः जिस चीज से भारत को गर्व है और होना चाहिए, और जिन चीजों का ज्ञान आज की पूरी नई जनरेशन को नहीं है, वो सारा कश्मीर से निकला। आज उस भूमि में हिंदू नहीं है, और ये बोलने में भी लोग डरते हैं। मैं जिस निडरता से, जिस खुल के बोलता हूँ, लोग बोल नहीं पाते इस बात। व्हाट्सएप वगैरह में करते होंगे, लेकिन पब्लिक लाइफ में कोई करता नहीं। नेताओं ने बात के बारे में बात करनी बंद कर दी, कोई बोलता नहीं। जब मैं वर्ल्ड में, जब ज्यूज लोगों ने ये फिल्म देखी, ब्लैक्स ने देखी, जब स्पेनिश लोगों ने देखी, ब्रिटिश पार्लियामेंट में लोगों ने देखी, यूएस कांग्रेस में हमें बुलाया गया था, सेनेट जैसे वहां की पार्लियामेंट है, वहां जब लोगों ने देखी, उनको यकीन ही नहीं आया कि ऐसा कुछ हुआ, क्योंकि किसी ने किसी को पता है नहीं, और हम सब भी चुप रहे। आप सबके घर के बगल में कोई कौन साहब रहते होंगे, लेकिन आपके ऑफिस में भी काम करते होंगे, ना आपने पूछा ना उन्होंने बताया। उन्हें इसलिए नहीं बताया, वो सब एक ट्रॉमा जिसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल टर्म में पीटीएसडी, उससे सफर कर रहे हैं। एंड आई सेड ये जो कहानी है ये बताना बहुत आवश्यक है। इसको इसलिए बताना आवश्यक है कि इसी तरह से कि आपको, जैसे अब मेरे पिताजी की यहाँ बात चल रही थी, मैं अपने पिताजी की बात अपने बेटे को नहीं बताऊंगा तो वो अपने बेटे को कैसे बताएगा? और ये बीच की कड़ी अगर मैं तोड़ दूं तो फिर वो बच्चे आगे चल के, तो वो बिना लेगेसी के, बिना हेरिटेज के बड़े होंगे, तो उन्हें गर्व नहीं होगा, और फिर बाहर जाके अपना जो एस्टीम होता है वो ढूंढेंगे। यही भारत के साथ हुआ। भारत के बाद जो एजुकेशन सिस्टम था, एक इंदिरा गांधी के वक्त में बार्टर सिस्टम हुआ। इंदिरा गांधी के पास मेजॉरिटी नहीं थी, सपोर्ट नहीं था, तो कम्युनिस्ट लोगों का सपोर्ट चाहिए था। तो कम्युनिस्ट लोग जो है, आप जानते हैं, ये वामपंथी जो लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट लोग होते हैं, ये कल्चर, आर्ट और एजुकेशन पे हमेशा अपना कब्जा जमा के रखते हैं सारी दुनिया में। अमेरिका में भी यही प्रॉब्लम चल, पूरे वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में यही प्रॉब्लम।
तो उनके साथ उन्हें क्वार्टर किया, उन्होंने कहा हमें एजुकेशन और कल्चर पूरा दे दीजिए और हम आपको सपोर्ट करेंगे। और सारा एजुकेशन सिस्टम 70s के वक्त में भारत का चेंज। इसलिए आप देखिए प्री लेट 60s 70s के जो बड़े हुए लोग हैं वो भारतीय हेरिटेज हिस्ट्री के बारे में जानते होंगे, और जो 70 मिड 70s के और 80s के बाद के वो नहीं जानते। पूरा एजुकेशन सिस्टम हुआ है, ग्लोरिफिकेशन ऑफ मुगल एम्पायर, ये पूरा सेकुलरिज्म के चक्कर में, डेमोक्रेसी में वोट बैंक के चक्कर में पूरी हिस्ट्री पलटी गई और उसके तहत उसको छुपा दिया। सो आई सेड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये स्टोरी पूरे वर्ल्ड में जानी चाहिए, और इसलिए जैसे मैंने अनाउंस की तो फिर फतवे इशू हुए, फिर जब बनाने गए तो और फतवे इशू हुए और वो सब चलता रहा। और पर अल्टीमेटली हम लोगों ने बनाई, और उसके लिए हमने अपना सिर्फ ना ही अपना घर, अपनी संपत्ति, अपने पैसे, बल्कि अपने जीवन को दांव में रखा, क्योंकि वो एक, जब आप देखिए वो एक पैशन, एक धर्म के राह पे चलो, धर्म का मतलब व्हेन यू थिंक दिस इज माय वे, और मैंने कहा ये करना जरूरी है, क्योंकि ये जो लोग आज हुए इनको ये तभी होंगे। और आप उस फिल्म का नतीजा देखिए, बहुत बड़ी बड़ी बातें तो हुई, उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बुलाई, जर्मनी में, यूएस कांग्रेस में, वो अलग चीजें हैं। लेकिन आप तो मैं दो हाथ से बताता हूँ, जिसने वो फिल्म देखी, कुछ लोगों ने देखी यहाँ पे, ठीक है। तो उस फिल्म में आपने जो पहला देखा वो ड्रम में जिनको मारा गया था, और लास्ट में जिनको गिरजा देवी जिनको जिंदा काट दिया गया था, मुझे उन दोनों फैमिलीज के बच्चों ने मुझे मिले भी हैं, और उन्होंने मुझे चिट्ठी लिखी, एक ने ईमेल लिखी, एक ने मुझे मैसेज भेजा, और उन्होंने दोनों ने लगभग एक ही बात कही। उन्होंने बोला कि पिछले 30 साल से हमारे घर में, गिरजा देवी के फैमिली वालों ने लिखा कि 30 साल से दीदी के बारे में हमारे घर में कभी कोई बात ही नहीं। इतना बड़ा परिवार है, पर उस जैसे वो हुआ नहीं, किसी ने चर्चा ही नहीं। ये फिल्म देखने के बाद पहले तो हमारी हिम्मत नहीं कि हमने डर के पहले देखी, और उन्हें देखी। ये फिल्म देखने के बाद हम सब लोगों ने एक वीडियो कॉल किया, और हम लोग पहली बार फूट के रोए, और अब लगता है हमारी फैमिली की हीलिंग चालू। This is same thing बीके गंजू, और आज उसका आप देखिए कि इसके बाद दिल्ली में बीके गंजू जो ड्रम में दिखाया था, दिल्ली में पार्लियामेंट के पीछे सबसे बड़ा जो पार्क है उसका नाम गवर्नमेंट ने बीके गंजू पार्क। यासीन मलिक जिसको इंडिया टुडे यूथ आइकॉन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया था, जिसको भारत के प्रधानमंत्री चाय पे बुलाया करते थे, जो पूरे जगह पे टीवीओ में इंटरव्यूज देकर घूमता था, इस फिल्म के बाद आज वो जेल में है और उसको लाइफ टाइम की सजा। वो जो एयरफोर्स के ऑफिसर जिनको मारा गया था वहां पे, इतने साल से देखिए जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में वो जब गई थी कि भाई एयरफोर्स के ऑफिसर से इनको तो न्याय मिले, तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया था उसको। इस फिल्म के बाद हाई कोर्ट ने खुद सुओ मोटो उस केस को खोला है, और उसमें वो केस चालू हुआ, उसकी तो वो भी आज जगह जगह पे कश्मीर के बारे में बात हो रही है। ऐसा नहीं है ये खत्म हो गया है, अभी आज ही there was a murder, आज ही मारा गया है। ये मैं ऐसा मानता हूँ ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस जेनोसाइड, और इसके बारे में दुनिया में इसलिए बात नहीं होती थी, मैं इसलिए ज्यादा बोल रहा हूँ इस विषय में, क्योंकि इंपॉर्टेंट विषय को समझना आवश्यक है। इसलिए नहीं होती थी कि सारे सिविलाइजेशन के पीछे पॉलिटिक्स है, बहुत बड़ी ग्लोबल पॉलिटिक्स होती है, जो उसको समझना, उसमें बहुत समझे, रिसर्च करें तो ही समझ सकते हैं। सारी दुनिया के जितने सिविलाइजेशन हैं, जो सभ्यताएं हैं, वो सारी खत्म हो गई। जितनी आप रोमन हो, एस्टेक हो, सब हो गई, ब्रिटिश एम्पायर भी खत्म हो गया, चाइनीज जो भी, मंगोलियन सिविलाइजेशन वो भी खत्म हो गई, अरेबिक सिविलाइजेशन भी खत्म हो गई। पूरी दुनिया में एक ही सिविलाइजेशन है जो आज भी जीवित है और जिंदा है, जिसको हम लोग भारतीय सिविलाइजेशन सभ्यता बोले या हिंदू सिविलाइजेशन बोले, जो बोलना बोले, वो आज भी जीवित है। वी आर द ओनली सर्वाइविंग सिविलाइजेशन। वेस्ट और ईस्ट की हमेशा लड़ाई हुई है। ईस्ट का मतलब भारत है और वेस्ट का मतलब ब्रिटिश एम्पायर से अमेरिका। ऐसी एक धारणा दुनिया में बना दी गई कि भारत जो है वो तो हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है, तो हिंदू तो यहाँ विक्टिम हो ही नहीं सकता। ऐसी एक दुनिया में बात आप कभी भी देख लीजिए, अगर वर्ल्ड पॉलिटिक्स को देखिए, ऐसी एक मान्यता बना दी। लेकिन अगर कोई रिसर्च करे और ध्यान से समझने की कोशिश करे, इस कंट्री में सबसे ज्यादा विक्टिमाइजेशन हिंदुओं का ही हुआ है। 1000 साल तक
भारत एकमात्र दुनिया का ऐसा मुल्क या ऐसी एक सोसाइटी है जिसको 1000 साल तक माइनॉरिटी ने रूल किया है। 800 साल क्रिश्चियन माइनॉरिटी ने, 200 साल इस्लामिक माइनॉरिटी। पूरे 1000 साल आप बताते हैं दुनिया में ऐसा कहीं हो, कहीं पे भी। दिस इज द ओनली कंट्री जहां पे ऐसा हो। फिर भी इस कंट्री की ग्रेटनेस देखिए, जब हमें फ्रीडम मिली तो हमने माइनॉरिटीज को इक्वल राइट्स दिए। इस कंट्री का पार्टीशन हुआ, वो शारदा यूनिवर्सिटी जिसको आप बोलते हैं, आज वो पाकिस्तान में। भारत में वर्ल्ड की 11 सबसे पहली यूनिवर्सिटी सिस्टम ही भारत से शुरू हुआ। आधी चली गई बांग्लादेश में, 2 चली गई पाकिस्तान में, अब तो कुछ बचा भी नहीं। मैं भी रिसर्च करूं, मोगला में 25-30 हजार लोगों को गले काट काट के कुएं में फेंक दिए गए थे, जिसके ऊपर एनी बेसेंट ने लिखा है, जिसके ऊपर अम्बेडकर ने लिखा है, जिसके ऊपर विवेकानंद ने बोला है। भारत के हर बड़े आदमी ने उसके ऊपर लिखा है और बोला है। मोगला राइट्स कोई जानता भी नहीं। डायरेक्ट एक्शन डे जो बंगाल में हुआ, उसमें आप कल्पना ही नहीं कर सकते, उसकी तो फोटोज अवेलेबल है, जो कि लाइफ मैगजीन अमेरिका की उन्होंने डाला है। लाशें बिछी हुई है, सड़क नहीं है, लाशें हैं, ऊपर कील, चील, कौवे, बड़े बड़े वल्चर्स बैठे हुए हैं। वो सारा लखपत हिंदुओं के खून से। और इन सब बातों को दबा दिया गया, छुपा दिया गया, इसलिए कि भारत जो नया उभर के आ रहा था। अम्बेडकर की किताबें पढ़िए, आज बाबा साहब अम्बेडकर की बड़ी बड़ी बातें होती हैं। ये अलग बात है कि आज उनके नाम के पीछे हर कोई तरफ लोग छुप जाते हैं। बाबा अम्बेडकर की किताबें पढ़िए, आपको समझ में आएगा किस तरह से, हालांकि उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ा, लेकिन ये कभी लिखने से नहीं चूके कि क्या क्या हमारे साथ अन्याय है। तो ये जो पूरी एक बना दिया गया विक्टिमाइजेशन नहीं होता है। कश्मीर फाइल्स ने पूरी दुनिया में आज इस बात को वापस ही बताया कि हमारा भी विक्टिमाइजेशन होता है, क्योंकि विक्टिमाइजेशन ये जात, पात और रिलीजन से नहीं होता है, ये पावर से। आज कश्मीर आप यकीन नहीं करेंगे, जहां पे शंकराचार्य मिले हैं, तो शिव का स्थान है, आज वहां पे आप जाएं तो आपको आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे, आप कल्पना नहीं कर सकते। The Kashmir files, then the Delhi files. That be one of the last segments of the file section, as I heard. Or why? What's the decision? Why the decision? मैं ट्रिलॉजी बनाना चाहता था। मैं ये इसलिए चुने सब्जेक्ट, मैं हमेशा जब देखता था वो 3 शेर, चौथा तो पीछे है, जो हम हैं, जो ऑडियंस है, जो हम लोग हैं, और वो जो 3 शेर लगा, ये कौन है, ये 3 शेर है क्या, ये डेमोक्रेसी के ये स्तंभ क्या है, ये डेमोक्रेसी आखिर है क्या। मुझे समझ में आया कि मेरी अपनी कल्पना है, ये मेरा अपनी सोच है। मुझे लगा है डेमोक्रेसी को सरवाइव करने के लिए आपको 3 पिलर चाहिए। पहला, मौलिक राइट टू ट्रूथ, हर सिटीजन का जो सत्य है, राष्ट्र से जुड़ा सत्य है, उस पर पहला अधिकार होना चाहिए। दूसरा अधिकार होना चाहिए राइट टू जस्टिस, डेमोक्रेसी का क्या फायदा। और तीसरा होना चाहिए राइट टू लाइफ, मुझे अपनी जिंदगी, अपनी डिग्निटी अपने हिसाब से जीने का जो राइट है वो स्टेट को प्रोवाइड करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश की डेमोक्रेसी में यही तीनों चीज नहीं है। शेर से हम अपने प्रतिभाओं में लगा रखते हैं, लेकिन वो शेर जो है, जो ट्रूथ, जस्टिस और फ्रीडम के, कोई नहीं हमारे। सो आई थॉट कि इसकी तरफ कैसे नजर आए, तो जो लाल बहादुर शास्त्री की जो फिल्म थी काशगंज फाइल्स, आप देखें तो उसकी मूल जो सोच है वो यही है कि राइट टू ट्रूथ हमारा मौलिक राइट। ये जो फिल्म थी कश्मीर फाइल्स, राइट टू जस्टिस के बारे में, और जो तीसरी फिल्म है दिल्ली फाइल्स, वो राइट टू लाइफ के बारे में। So you actually made it a symbolic sort of a thing that these 3 films would be the end of the file sequence. Okay. Now can you tell us something about vaccination and Delhi files as one of the last segments of the questions for today? देखिए, 2 चीजें हुई। एक तो ये इसका रिसर्च में बहुत टाइम लग रहा है। दिल्ली फाइल्स तो भाई बहुत गहरी उलझी हुई फिल्म है, मैंने आपको बताया। तो उसका रिसर्च चल रहा है, 2024 के पहले वो रिलीज भी नहीं हो पाएगी। और कश्मीर फाइल्स के बाद मेरी अपनी फैमिली और मैं खास तौर पे एक लाइफ में इतनी मैंने ट्रैजिक स्टोरी सुनी है, इतने आंसू इतने मैंने देखे हैं कि मैं अभी बोल रहा हूँ तो मेरे निकल आएंगे, कि उसके बाद मुझे भी एक डिटॉक्स की जरूरत है। और मैं हर समय आई कांट ब्रिंग बैड न्यूज़ टू एवरीवन, सो आई थॉट वी हैव टू ब्रिंग गुड न्यूज़ आल्सो। तो मैंने उसी वक्त मैं एक थोड़ा सा पढ़ रहा था कोविड के ऊपर, आपकी तरह कुछ
टॉक शो करते थे हम लोग। तो ये वैक्सीन बनाई किसने, कैसे बनी, हम सबको लगी हुई है। कभी आपने सोचा जब आप लगवा रहे थे, कभी आपके दिमाग में ख्याल भी नहीं आया होगा। तो मैंने कहा ये जो यूथ है वो गर्व क्यों नहीं फील करता है भारत अपनी कंट्री के अचीवमेंट्स के ऊपर, क्योंकि हमने अचीवमेंट्स को सिर्फ स्पोर्ट्स वगैरह से जोड़ दिया। वर्ल्ड कप जीत लिया उसे बहुत बड़ा अचीवमेंट मानते हैं, लेकिन जो लोग आज मैरीटाइम में, सी में, ओशन में जो अचीव कर रहे हैं उसके बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है, पता तक नहीं है। ये वैक्सीन किसने बनाई, आप में से बताइए कितने लोग जानते हैं किसने बनाई है वैक्सीन? बताएगा कोई? सब पढ़े लिखे फ्री में इंडिया की, बताइए आप बताइए और बताइए। तो एक्चुअली तो किसी को नहीं पता है, मैं कहीं भी आज इतने स्टूडेंट्स भी तो नहीं, अब आंसर मैं फिर मैं दूंगा। आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि ये जिन साइंटिस्ट ने बनाई है वो 80% तो औरतें। ये देखिए सीरम और भारत बायोटेक फैक्ट्रीज, राइट, ये फैक्ट्रीज हैं। आप कोई भी वैक्सीन वो बनाएंगे, सीरम वाले तरह तरह की वैक्सीन बनाते हैं, ये फैक्ट्रीज। पर इसको, इसका फॉर्मूला, इसको कैसे बनाया जाए, क्या किया जाए। भारत में विश्व की सबसे पुरानी और नंबर 1 एक मेडिकल रिसर्च एजेंसी जिसका नाम है ICMR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। ये जो आप नमक में आयोडीन पड़ा हुआ है, जिससे ये गाउट की और मेंटल रिटार्डेशन की बीमारियां खत्म हुई है पूरी तरह से भारत में, ये ICMR। जो एड्स का जो सारा रिसर्च और वैक्सीन वगैरह है, इन सब की, पोलियो की, सब होगा। तो जो NIV जो लैब है पूना में, उसमें कुछ एक औरतें ही काम करती हैं सारी, और ये सारी जितनी थी उस वक्त में ये घर ही नहीं थी, 6-6 महीने। किसी की तो लैब में थी तो सास मर गई, एक लड़की प्रेग्नेंट थी उनमें से। ये सब जैसे हमारी माँ हाउसवाइफ होती हैं उस तरह की हैं, कोई ब्यूटी पार्लर नहीं जाती, कुछ नहीं है, सिर्फ लैब में रहती हैं अपना। और इनने किस तरह से वर्ल्ड की फास्टेस्ट एंड द ओनली इंडिजिनस वैक्सीन, ओनली इंडिजिनस पूरे वर्ल्ड के इतिहास में, that they made in the fastest possible time। पति के टेंशन, भाइयां ने मुझे बताते हैं वो लोग 2 घंटे सुबह जाती थी, उसमें बर्तन भी साफ करती थी, बच्चों का भी करती थी, रोटी भी बना के आ जाती थी, और आके वापस लैब में आके हाउ दे वर वर्किंग। और इसकी जो कहानी है कि वैक्सीन कैसे बनी है, आप जब फिल्म देखेंगे आपके गर्व के मारे आंसू आ जाएंगे, आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरे भारत में हुआ है, क्या ऐसा संभव है? अरे ये तो हमारे चारों तरफ तो यार इतना करप्शन और रेड टेपिज्म और ये सब दिखता है, ये हुआ चमत्कार कैसे? 130 करोड़ लोग जो आज सुरक्षित हैं, आप यकीन मानिए इस वैक्सीन का उसमें कितना बड़ा हाथ है। और ये कैसे बनी, आई थॉट ये कि ऐसा अचीवमेंट ये बॉलीवुड वाले तो कभी बनाएंगे, मीडिया वाले आपको बताएंगे। आपसे कभी जिंदगी भर आप ये सोचते रहेंगे आदर कितना वाला और ये लोग, आप बिजनेसमैन लोगों के नाम बोलेंगे, पर पीछे वो कौन साइंटिस्ट लोग हैं उनका नाम कभी निकल के आएगा। तो आई थॉट कि ये एक हमारा कर्तव्य है, मुझे ऐसा लगा ये मेरा एक क्रिएटिव दायित्व है। ईश्वर ने कृपा ऐसी करी, कश्मीर वाले से थोड़ा बहुत पैसा आया, तो वो सारा का सारा पैसा हम अपनी रिस्क पे 100% चला दिया है, कोई गम नहीं। आई थॉट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल दिस स्टोरी। तो वो अगले 15 अगस्त को आएंगे, उस पे ही काम कर रहा हूं। जैसा आपने बताया, वाकई में एक बड़ी फख्र की बात होगी हिंदुस्तान की, कि मार्ट ऑफ ग्रेट राइट। So after the file section, you will continue making movies? हाँ बनाऊंगा, एक मेरा प्लान है। इसके बाद मैं एक कोई बड़ा अच्छा एक काम करना चाहता हूँ, और वो वक्त आया तो बताऊंगा। मेरे को कार ऐसा आ जाता है जब तक फाइल को पता नहीं, मैं टाइम अगला टॉक शो जब करेंगे तब बता देना। चलो अब मैं one of the last questions which I was very keen to ask, because as I said at the start of the talk show, you have been a very consistent thinker and your social media में जो आपने डाला बड़ी consistently डाला है। The nexus and the boycott of Bollywood. You've been a very strong advocate that yes, there is a very strong nexus in Bollywood. Boycott Bollywood. आप इसमें से किस चीज को बहुत strongly believe करते हैं? Nexus में आप believe करते हैं कि एक particular nexus exist करता है बॉलीवुड में? देखिए, मैं इसमें मेरा बैकग्राउंड है एडवर्टाइजिंग का,
मैं मानता हूँ कोई भी प्रोडक्ट बनाने वाले जब ये सोचने लगते हैं या उनकी कोशिश ये होती है कि जो इसको खरीदने वाला है वो इडियट है और कैसे मैं इसको एडिक्शन अपने प्रोडक्ट का करा दूं ताकि ये इंफीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट खरीदने लगे, तो वो मुझे लगता है गलत चीज है, उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। चाहे वो दवाई हो, चाहे वो साबुन हो, कोई भी ऐसी चीज हो, कोई गाड़ी जो ये सोचे कि अरे लोग मर रहे हैं क्या फर्क पड़ता है सस्ते दाम में, वो भी गलत है। कोई सरकार भी जब ये सोचने लगे अरे लोग मूर्ख हैं इसलिए सरकार के खिलाफ तो सब बोलते ही है, सारी दुनिया ही बोलती है, लेकिन सिनेमा आखिर क्या है? सिनेमा एक राष्ट्र का सॉफ्ट पावर। जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए थे, हॉलीवुड के सारे स्टूडियोज को बुलाया था और उनसे बोला था कि भाई ये लड़ाई जो है ये अकेले अमेरिका की नहीं है, इस लड़ाई में आप जो सिनेमा है सॉफ्ट पावर बन के खड़े होइए और सारी दुनिया को बताइए कि लड़ाई क्यों आवश्यक है। और वो सिलसिला आज तक खत्म नहीं हुआ, इसलिए देखिए हॉलीवुड की फिल्मों में जब भी विश्व को बचाने की बात होती तो अमेरिका को ही बचाया जाता, लेकिन ये दायित्व तुमने अपने सर पर उठाया कि हम विश्व को बचाने का ठेका ले रखा है। पर भारत का सिनेमा जो है वो इस चीज में पूरी तरह फेल हो गया, खासतौर पर बॉलीवुड। और यही कारण है कि आज की तारीख में पिछले 20-25 साल में ये चेंज आया है लिबरलाइजेशन के बाद। ये है कि मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको किसी विदेश में जाना हो, आपको आज जापान जाना हो, आप 5-6 जापानीज फिल्म देखिए। आपको अगर जर्मनी जाना है, 5-6 जर्मन फिल्म देखिए। आप अमेरिका तो खैर सब देखते ही हैं। आपको ब्रिटेन जाना हो, ब्रिटिश फिल्में देखिए। फ्रांस जाना हो, फ्रेंच फिल्में देखिए। 5-6 जो उनकी करंट लेटेस्ट फिल्में, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि वो लोगों के घर कैसे होते हैं, उनके लोग कैसे होते हैं, उनका फैमिली सिस्टम क्या है, उनके कैसे खाते हैं, क्या खाते हैं, उनका कल्चर क्या है, उस देश के बारे में आपको जनरल बाहर से तो कुछ नॉलेज हो जाएगी। आप जब उस देश में जाएंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा आप एक अनजान देश में, और ये सत्य है। लेकिन अगर कोई विदेशी को भारत आना हो और भारत की 5 ब्लॉकबस्टर फिल्में अगर वो देख ले तो न्यूयॉर्क लंदन के बारे में सब जान जाएगा, भारत के बारे में कभी कुछ नहीं। और गलती से उसने स्टूडेंट ऑफ द ईयर देख ली तो उसको लगेगा भारत के स्टूडेंट शायद हर समय बास्केटबॉल खेलते हैं और स्केटिंग करते हैं। ये एक बड़े दुर्भाग्य की बात है। दूसरा क्या हो गया कि जो जिसको बॉलीवुड बोलते हैं, बॉलीवुड एक सिंबॉलिक चीज, जिसको हम बॉलीवुड बोलते हैं, उसने हिंदी क्षेत्र से आने वाले लोगों का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया। करण जौहर का एक इंटरव्यू भी है बड़ा फेमस, उसमें उन्होंने बोला है कि मेरे को एक लड़का आया था मिलने, निखिल अडवाणी उनके असिस्टेंट बाद में बने, वो आया तो कुर्ता उर्ता पहन के आया था, तो मैंने कहा ये लड़का क्या करेगा, इसको नहीं रखूंगा, नहीं रखूंगा। दूसरा उनका इंटरव्यू आप देखिए, उन्होंने कहा हिंदी बोलने वाले मुझे नहीं समझना। आज अगर कोई यूपी से, बिहार से, मध्य प्रदेश से, भोपाल से कितना भी अच्छा लेखक हो, शरद जोशी वापस चले जाए तो उनको भी कोई काम नहीं। एक जो ये नफरत मिडिल क्लास से क्यों हुई, वो इसलिए हुई कि राजा का बेटा युवराज प्रिंस कितना भी नालायक हो, जब पूरा सिस्टम उसको राजा बनाने में लगेगा। राजनीति में भी वही हुआ है, ब्रिटेन में भी वही हुआ। जब आप उसको राजा बनाने के लिए अपनी सारी एनर्जी वेस्ट करेंगे तो वो कैसे राजा बनेगा? अगर उसके आसपास सारे अच्छे अक्लमंद लोग आ गए तो वो तो फिर मूर्ख लगने लगेगा। इसलिए उसके आसपास की मूर्खों का जमघट खड़ा करना, ये बॉलीवुड ने किया। दूसरी बात, मैं उसमें नहीं पढ़ता हूँ कि उन्होंने हिंदू धर्म के साथ क्या किया, उससे क्या, मैं वो छोटी बात है, वो तो उसमें मैं नहीं पढ़ता हूँ वो लोगों का काम क्यों राजनीति का। लेकिन इतना धनी राष्ट्र जहां पे कहानियों की भरमार है, मतलब कोई अंत ही नहीं है, पूरा का पूरा वेस्ट हमारी कहानियां उठा के अवतार और ऐसी ऐसी फिल्में बनाते हैं, और आज हमारे पास इतनी बैंकरप्सी है, हमारे पास फिल्में ही नहीं बनानी। अच्छा छोड़िए, आप कॉन्टेम्परेरी भारत में आ जाइए, आज के भारत में ऐसा कोई कोना नहीं है भारत में जहां कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चल रहा, कुछ नहीं हमारे पास कहने को नहीं। तो जो ये पूरा अकाल आपने क्रिएट किया, और आपने हर चीज को, आप आज देखिए ब्यूटी की डेफिनेशन, डांस की डेफिनेशन, हर चीज को आपने हाइप क्रिएट करके पीआर की, मार्केटिंग से
आपने ऐसे ऐसे नालायक लोगों की फोटो दिल्ली टाइम्स, बॉम्बे टाइम्स, भोपाल टाइम्स में रोज ये, अच्छा आपको पता है बॉम्बे टाइम्स, भोपाल टाइम्स का एक एक इंच बिका हुआ है, ये बिना पैसे के वहाँ एक वर्ड भी नहीं लिख सकते हैं और इसके लिए बड़े पैसे लगते हैं, 75 लाख 90 लाख 1 करोड़ रुपए, जो आम प्रोड्यूसर कर नहीं सकता। और यही कारण है कि भारत के जो इतने टैलेंटेड एक्टर्स हो रहे हैं, मैंने जब मिथुन चक्रवर्ती को साइन किया, घर में बैठे थे, कोई काम नहीं दे रहा, अनुपम खेर को कोई काम नहीं देता, जितने टैलेंटेड एक्टर एक्ट्रेसेस हैं इनको सबको घर में बैठा दिया, अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स, आपको नाम लेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, किसी को कोई काम नहीं, सब करके ये पूरी की पूरी फ्रीज कैंडी और बैंड्रा की जो लॉबी थी, जिनके दिल में एक ही मलाल है, ये हम भारत में कैसे पैदा हो गए। अब वो मजबूरी है कि बाप छोड़ गए करोड़ों अरबों रुपए, तो भाग ही नहीं सकते भारत छोड़। ये सबके लंदन में घर है, इन सबके, ये हार्डली इंडिया में रहते हैं। इनके आप उनकी बातें सुनिए, इनको आप उनके बैठने उठने का तौर तरीका देखिए। आपने कभी किसी हॉलीवुड के डायरेक्टर प्रोड्यूसर को देखा वो चाइनीज लोगों की तरह ड्रेसअप होता हो या इंडियंस की तरह होता हो? पर ये सारे भारत से कटे जुदा एकदम अलग, और हम इनको करोड़ों करोड़ों रुपए दे के अरे देखो ये हुआ, और धीरे धीरे इतना डम डाउन कर दिया स्टैंडर्ड, इतना ज्यादा डम डाउन कर दिया है कि आज मोस्टली जो यूथ है वो फिल्में इसलिए देखता है कि उसने क्या कपड़े पहने हैं, उसमें कौन सा आइटम नंबर है, कोई इसलिए फिल्में नहीं देखता है कि उसकी स्टोरी। दूसरा तो एक सबसे बड़ा पाप, ये जो सबसे बड़ा पाप इन्होंने किया वो फिल्मों से कॉमन मैन बोल रहा है। मैं हमेशा बोलता हूँ बड़े संक्षिप्त में, सॉरी संक्षिप्त में बताता हूँ, अगर आप भारत की हिस्ट्री को, मॉडर्न हिस्ट्री को, पिछले 70 साल की हिस्ट्री को, भारत को समझना चाहते हो कि भारत कैसे इवॉल्व हुआ है, आजाद भारत, स्वतंत्र भारत, तो आप भारतीय बॉलीवुड के सिनेमा के विलेन को समझना की कोशिश करेंगे। उसको अगर आप स्टडी करेंगे आपको पूरा भारत समझ में आ जाएगा। जो आजादी के वक्त का जो पहले का जो विलेन, अगर आप देखो उस वक्त का जो विलेन है वो अंग्रेज हुआ करता। जब भारत आजाद हो गया तो भारतीय फिल्मों का अमूमन जो बड़ी फिल्में होती हैं उनका जो विलेन था वो जमींदार, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था में वो वाकई में विलेन था। नेक्सल मूवमेंट भी वहीं से शुरू हुआ। तो एक किसान का बेटा, एक आम आदमी, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा खड़ा होता था, उसके खिलाफ वो लड़ाई लड़ता था और उसको आखिर में वो ध्वस्त कर दिया। सारा वर्ल्ड का सिनेमा यही है, गुड ओवर बैड, गुड ओवर इविल, यही है, और कहानी और कुछ होती नहीं। उसके बाद आप देखिए धीरे धीरे वो जमींदार से वो विलेन चेंज हुआ एक मिल ओनर, क्योंकि शहरीकरण चालू हुआ, अर्बनाइजेशन चालू हुआ, मिलें लगने लगी। भारत ने कहा, नेहरू जी ने कहा कि मिलें लगाओ, डैम्स बनाओ, और वो विलेन बन गया मिल ओनर। तब एक मजदूर का लड़का उसके खिलाफ खड़ा होता था, उससे लड़ाई लड़ता था। दिलीप कुमार की कई फिल्में इस विषय में, देवानंद की फिल्में आप देखिए इस विषय में, राज कपूर की फिल्में इस विषय में, और शायद वहीं से आप देखिए मिल ओनर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट भी हमारे दिमाग में, जब आप लोग बड़े हो रहे थे आपके माँ बाप कहते होंगे अरे वो तो देखो सेठ, धन्ना सेठ है, वो तो बेईमान लोग हैं, अच्छे लोग, अच्छा तो वो तो टीचर का बेटा हो, ये मान्यताएं हैं। उसके बाद वही विलेन जो हुआ वो चेंज हो गए। उसके बाद 80s का दशक, ये अमिताभ बच्चन का दौर चला इंडस्ट्रीज के अगेंस्ट, फिर आप हमारी फिल्मों में स्मगलर विलेन होने लगे, जिनके खिलाफ इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में काफी चलाया, हाजी मस्तानी। फिर वही विलेन का स्वरूप था और वो बनने लगा एक एमएलए। आप देखिए वो पॉलिटिक्स का उस जमाने में बहुत करप्शन फैला था, इमरजेंसी के बाद का वक्त था, और अमिताभ बच्चन जाते थे और विधानसभा में सारे एमएलएस को गोली मार देते थे, और एक पर्सनल जस्टिस का वक्त हुआ, और उसी के साथ एक पैरेलल सिनेमा भी बना, डाकू। ये डाकू और करप्ट पॉलिटिशियंस एक साथ चले और उनके कारण शायद डाकू भी बने। फिर वो चेंज हुआ 80s के आसपास, जब आईएएस ऑफिसर, सॉरी यहाँ बैठा हूँ, आईपीएस ऑफिसर जो थे हमारे, उन्होंने कहा पॉलिटिशियंस इतने करप्ट थे, उनको शहर में इतना कमाते, हम भी थोड़ा कमाते हैं, और भारत में लगातार एक सिलसिला चालू हुआ। इसलिए उस वक्त के दौर में जो विलेन होने लगे भारतीय फिल्मों के, वो जनरली पुलिस कमिश्नर, कहीं के सेक्रेटरी, ये सरकारी ऑफिसर्स होंगे। और उसके बाद जब 90s का दशक भारत में आया
उस वक्त माफिया ने, चूंकि पॉलिटिशियंस करप्ट थे तो सरकारी बाबू करप्ट हो गया, जब ये दो करप्ट हो गए तो एक नेक्सस बना, उसमें माफिया घुसाया और 3 लोगों ने मिलकर देश को लूटना चालू किया। 90s के दशक की फिल्मों का मेन विलेन जो था वो माफिया का लीडर हुआ, डाउन डाउन के। और उसी वक्त आप देखिए सारा बॉम्बे राइट्स और बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट, ये सारी दुनिया भर की बहुत बड़ी बड़ी फिल्में आई। यहाँ तक कि जितनी फिल्में हैं उनमें अमूमन एक कॉमन मैन, एक टीचर का बेटा, एक किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, क्लर्क का बेटा, कोई भी हो, हिंदुस्तान की जमीन से जुड़ा हुआ मिडिल क्लास लड़का जिसका नाम विजय होगा, रवि होगा, इस तरह का कोई जो हीरो होता था वो उससे लड़ता था, उसको हराता था और लोगों का एक सोसाइटी में विश्वास वापस आता था कि हाँ। फिर एक नया दौर, ये जो बना रहे थे जो फिल्में, ये सारे जो डायरेक्टर्स थे ये ढूंढ ढूंढ के भारत से साहित्यकार, पोएट्स निकालते थे। बॉलीवुड की हर चीज की बुराई करना भी अच्छी बात नहीं है। अगर आप ध्यान से देखिए यश चोपड़ा साहब ने इतने अच्छे अच्छे राइटर्स ढूंढ के निकाले हैं, पोएट्स निकाले, वही साहित्य उद्यान भी को लेके आए, बड़े बड़े उन्हीं ने हरि प्रसाद चौरसिया, शिव कुमार शर्मा को इंट्रोड्यूस किया, भारत का म्यूजिक, वो सब चीजें देखी जिसमें। और जो माँ थी वो एक आम भारतीय माँ जैसे, चाहे वो निरूपा राय हो, चाहे वो कामिनी कौशल हो, जो भी हो, वो एक आम भारतीय माँ थी। पहले जो थी वो लगता था कि हमारी बहनों जैसी है। वो जो स्टूडेंट्स भी होते थे, जो कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के थे, वो लगता था हाँ यार मैं जिनमें पढ़ता हूँ ये भी वैसे ही। वो हमारी जमीन से आसपास से जुड़े थे क्योंकि उसे लिखने वाले जो लोग थे वो जमीन से निकले हुए। वही वक्त था जब राही मासूम रजा ने महाभारत, तो भारत में जो कवि, शायर, ये लोग थे और उस पूरे दौर में आप देखिए सेल्फ मेड एक्टर्स आपको मिले। कोई पार्टीशन से आया था, राज कपूर की फैमिली हो, चाहे देवानंद की हो, सुनील दत्त, कोई गांव से आए थे, धर्मेंद्र जैसे लोग, कुछ मिडिल क्लास साहित्यकारों के अमिताभ बच्चन जैसे लोग आए थे। पर जितने अमूमन एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स थे, ये सब अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से खड़े थे। फिर इनके बच्चे बड़े हो गए 18-19 साल, जिनको इस बात का मलाल, जो पढ़े थे स्विट्जरलैंड और लंदन, अचानक बाप ने कहा मेरा बेटा है, इसको लॉन्च एक्टर बनाना है, इसको डायरेक्टर बनाना है। अब वो क्या करते हैं, वापस आए। जो इंदिरा जी की मौत के बाद राजीव गांधी जी के साथ किया गया, राजीव गांधी जी के बाद राहुल गांधी के साथ किया गया, वो इन बच्चों के साथ किया। इनसे बोला अब तुम इसकी बात को सुनो। तो इनने एक परिवर्तन लाया, इन्होंने कहा ये सब तुम्हें समझ में नहीं आता है, इसे बदला जाए। इन्होंने कहा क्या किया है, तो इन्होंने अपने हीरो को एनआरआई बना दिया और वहां से शाहरुख खान का दौर, शाहरुख खान की उसमें गलती नहीं है, पर वहां से एक दौर चालू होता था भारतीय सिनेमा को, बॉलीवुड को। और जो हीरो था वो एनआरआई हो गया, फिर वो पोलो ऐसी चीजें पहनने लगा जो भारत में मिलती भी नहीं थी और भारतीय फिल्मों से कॉमन मैन ही गायब हो गया। गोविंदा के वक्त तक जो, जिसको भारत की फिल्मों का सबसे खराब दौर माना जाता है, उसमें भी अगर आप देखें तो जो विलेन होते थे वो चाचा, मामा, बुआएं, ये लोग होते थे। वो षड्यंत्र रखते थे, फिर भी वो कॉमन आदमी कुली बनता था या कुछ बनता था, लड़ाई लड़ता था, व्यवस्था से लड़ाई करता था। पर यहाँ आके 2000 के बाद भारतीय फिल्मों से विलेन भी गायब हो गए, विलेन बन गया लड़की का बाप। ऐसी समस्याएं हमने लाके खड़ी कर दी कि दो लड़कियां मेरे से मोहब्बत करती हैं, मैं इसको चुनूं या उसको चुनूं। हमने भारतीय सिनेमा से कॉमन मैन, भारतीय समाज के कॉमन प्रॉब्लम्स, कॉन्फ्लिक्ट्स और विलेन को गायब कर दिया। ये सारी फिल्में आप देखिए, जितनी आप 15, 20, 25 सक्सेसफुल फिल्में उठाइए, ऐसा नहीं उसमें कुछ अपवाद होंगे, कुछ अच्छी फिल्में, 3 इडियट्स जैसी फिल्में भी हैं, लेकिन अमूमन देखिए अक्सर जो फिल्में हैं जिनको बॉलीवुड लोग मानते हैं, वो सारी की सारी फिल्में इसलिए जानी जाती है कि उसमें देखो उसने ऐसा लहंगा पहना था, मैं अपनी शादी में ऐसा पहना, उसने वो मेरी बेटी देखो वो आइटम नंबर कर रही है शीला की जमानी। आपको फिल्में आइटम नंबर से याद होंगी, फिल्मों की कहानी से याद। इन फिल्मों का आपको एक डायलॉग तक नहीं पता होगा। पुरानी फिल्मों के डायलॉग अभी भी कोई आप सुनाने लगे तो आप आगे जोड़ दें। इन फिल्मों के जो गाने हैं आप एक लाइन नहीं गा सकते, आपको याद ही नहीं होगा क्या है इसकी लाइन।
आप 100 बार सुनेंगे तो आपको दूसरी, क्योंकि उसमें कविता तो है नहीं, उसमें जिंदगी तो है नहीं, वो तो शब्द जोड़ तोड़ के बना दिया गया। तीसरा इन्होंने जो एक बहुत बड़ा गुनाह किया, जो बहुत बड़ा पाप किया, वो ये किया कि भारतीय फिल्मों से भाषा को निकाल के कचरे में डाल दिया। इनको हिंदी भी नहीं आती थी, उर्दू भी नहीं आती थी, इनको बहुत अच्छी अंग्रेजी भी नहीं आती थी। ये आज लंदन में है, इसका मतलब थोड़ी कि अंग्रेजी अच्छी आती है। अमेरिका में जो ट्रक ड्राइवर भी जो है, जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, स्कूल में ये वो भी अंग्रेजी बोलता है। तो इनको ना अंग्रेजी अच्छी आती थी, ना हिंदी, ना उर्दू, तो इन्होंने बोला इंग्लिश में बना। एक फिल्म चल भी गई, जो चाहता है उसमें, तो इन्होंने बोला हाँ इंग्लिश चलती है, तो इन्हें अजीब सी भाषाओं में लव स्टोरियां जैसे शब्द डाल दिया। अब पर वो बोलता नहीं इसके विषय में, लेकिन किसी भी राष्ट्र का, किसी भी सोसाइटी का जो कल्चर है, जो संस्कृति और सभ्यता का आइडेंटिटी है, वो ऐसे धीरे 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 बदलती जाती है। आज आपका बेटा लव स्टोरियां बोलेगा, कल उसका बेटा बोलेगा, और लव स्टोरियां जो शब्द है वो धीरे धीरे हिंदी का शब्द। ये इसलिए ये जो बॉलीवुड है, और दूसरा पिछले 2-4 साल से ये बॉलीवुड एक्टिविज्म भी बहुत कर रहा है। ये लोग बात बात में अपनी ओपिनियन भी देखते हैं कि भाई पटाखे चलने चाहिए कि नहीं चलने चाहिए, आदमी को औरत के घर ब्याह करके जाना चाहिए कि औरत को जाना चाहिए, कन्यादान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये सब जेल में खड़े होकर बोलते हैं, वो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ की वोट सही है। ये फार्मर्स प्रोटेस्ट को भी सपोर्ट करते हैं। सीए के वक्त भी ये लोग खड़े हुए, इन्होंने बहुत आंदोलन चलाया। तो अगर इतना ये एक्टिविज्म करते हो, इनसे पूछो आप क्यों करते हैं, तो कहते हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लड़ाई है। तो बॉलीवुड का एस्टेब्लिशमेंट कौन है? ये तो लोग हैं, तो इनके खिलाफ भी लड़ाई लड़नी चाहिए। इसलिए बॉयकॉट मूवमेंट जो है detail you discuss the whole thing, and I think it's quite clear exactly what you wanted to say about the whole thing. I think now can we start with the question?